हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस का पेपर सॉल्यूशन जो कि हुआ था 28 जून 2022 को शिफ्ट फर्स्ट में। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक समेशन गिवन है सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से 31 सी के इंटू 31 सी के माइनस 1 माइनस सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से 30 सी के इंटू 30 सी के माइनस 1। इसकी वैल्यू हमें गिवन है अल्फा इंटू 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल इंटू 31 फैक्टोरियल के बराबर, जहां पे अल्फा एक रियल नंबर है। हमें वैल्यू बतानी है 16 अल्फा की। देखिए कैसे बताएंगे। सो हियर आर दी ऑप्शंस। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले समेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, तो जो हमारा पहला वाला समेशन उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, के इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 31 सी के यानी कि 31 C1, उसके बाद 31 C1 माइनस 1 यानी 31 C1 इंटू 31 C0। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे के की वैल्यूज इंक्रीज होगी और जब आप के इक्वल्स 31 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा 31 C31 और ये वाला हो जाएगा आपका 31 C30। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 31 C0 जैसा था उसको वैसा ही 31 C1 को क्या मैं 31 C31 माइनस 1 यानी कि 31 C30 लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R वाली प्रॉपर्टी से। उसके बाद जो ये वाला टर्म है इसको लिख सकते हैं 31 C29 और 31 C1 को वैसे ही रखते हैं। अब क्या कर रहे हैं, जो आपका पहला वाला टर्म है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, NCN माइनस R वाली प्रॉपर्टी से चेंज कर रहे हैं। फिर ये जो हमारा लास्ट टर्म है 31 C31, इसको मैं लिख सकता हूँ 31 C0 और 31 C30 को मैं वैसे ही रखता हूँ। अब ये जो पूरा आपका सम आया है, ये जो आपका पूरा सम आया है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का, वो देखिए क्या आया है। अगर आप ध्यान से देखें 31 C0 इंटू 31 C30 जो R का सम है, दोनों के जो हमारे जो प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई हुए हैं, जो हमारे दो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हुए हैं, उनमें जो R का सम है वो आपका 30 के बराबर आ रहा है हर एक एक्सप्रेशन में। आप ध्यान से देखिए 0 प्लस 30 विल बी 30, 1 प्लस 29 विल बी 30। सो बेसिकली हमें x की पावर 30 का कोफिशिएंट बताना है। किसके एक्सपेंशन में, ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 प्लस x की पावर 31 का एक्सपेंशन करता हूं और 1 प्लस x की पावर 31 के एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई कराता हूं, तो ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। तो 31 से 0 यानी कि अगर मैं इससे x की पावर 0 का कोफिशिएंट ले रहा हूं तो यहां से मुझे x की पावर 30 का कोफिशिएंट चाहिए, क्योंकि यहां पे 31 से 30 है। तो अगर मैं यहां से x की पावर 30 का कोफिशिएंट निकालूंगा दैट विल बी 31 से 30। उसके बाद जब मैं यहां से x की एक पावर लूंगा यानी कि x की पावर 1 लूंगा तो यहां से मुझे x की कितनी पावर चाहिए, 29। तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 31 C1 और इसका हो जाएगा 31 C29, ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन, एंड सो ऑन। तो इस तरह से जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन का सम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 30 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इनटू दिस। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 प्लस x की पावर 62 के बराबर। सो बेसिकली हमें इसके एक्सपेंशन से x की पावर 30 का कोफिशिएंट निकालना था। तो इसमें x की पावर 30 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा डायरेक्टली, दैट विल बी 62C30। तो ये जो आपका पूरा सम है किसके बराबर हो जाएगा, 62C30 के बराबर। तो जो हमारा पहला एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू आ गई बिल्कुल सिंप्लीफाइड। सिमिलरली जो हमारा दूसरा एक्सप्रेशन था उसको भी हम लोग सेम इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 60C29 के बराबर। तो हमें क्या बताना था, इन दोनों का डिफरेंस। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, दोनों से आप देख सकते हैं 60 फैक्टोरियल अपॉन 29 फैक्टोरियल इंटू 31 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 62 इंटू 61 और नीचे बचेगा आपका 30 इंटू 32 माइनस 1। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2822 बाय 32 के बराबर और बाहर आपका 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल इंटू 31 फैक्टोरियल था। जब आप इसको डिवाइड कराएंगे इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी। एक बात बताइए, ये जो आपका पूरा एक्सप्रेशन था, ये अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं अपनी गिवन वैल्यू से, जो गिवन वैल्यू थी वो क्या थी, जो गिवन वैल्यू थी दैट वाज अल्फा इंटू 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल इंटू 31 फैक्टोरियल। तो जब आप इस वैल्यू को आप इससे कंपेयर करते हो तो वहां से आपको अल्फा की वैल्यू पता चलती है, दैट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2822 बाय 32 के बराबर। अब अल्फा की वैल्यू आ गई है 2822 बाय 32 के बराबर, तो हमें वैल्यू बतानी थी 16 अल्फा की। तो अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में 16 से मल्टीप्लाई करा दूं तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा आपका 1411 के बराबर। सो आवर आंसर विल बी 1411 विच इज मैचिंग विद अवर ऑप्शन ए। सो ए इज अवर करेक्ट आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन f गिवन है जो कि n टू n मूव कर रहा है, जो कि एक डिस्क्रीट फंक्शन है। n इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड सो ऑन के लिए फंक्शन है आपका 2n के बराबर, 3 7 11 15 एंड सो ऑन के लिए फंक्शन है आपका n-1 और इन वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन है n+1/2। तो हमें बताना है, देखिए क्या हमें बताना है कि फंक्शन कैसा होगा, 1 1 इंटू मैनी 1 ऑन 2 किस टाइप का होगा फंक्शन। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो n आपका यहाँ पे जो गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, 2 4 6 8 यानी कि इवन के फॉर्म में गिवन है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2r के फॉर्म में। उसी तरह से अगर आप देखें 3 7 11 15, ये आप अगर ध्यान से देखें तो ये आपका गिवन है 4r-1 के फॉर्म में, वेयर r इज एनी नेचुरल नंबर। यहाँ पे भी r जो है हमारा कैसा है, नेचुरल नंबर। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4r-3 के
फॉर्म में। यू कैन सी 4r-3 के फॉर्म में हमारे नंबर्स हो जाएंगे ये। जब आप r की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, जब 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। सो आप क्या करते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको जैसा बताया, जो आपका n है वो आपका 2r के फॉर्म में, वेयर r इज नेचुरल नंबर। सेकंड वाले केस में जो n है वो आपका 4r-1 के फॉर्म में, और थर्ड वाले केस में हमारा जो फंक्शन है उसमें n की वैल्यू 4r-3 के बराबर हो जाएगी, वेयर n इज नेचुरल नंबर। अब आप देख सकते हैं जो आपका fn है वो r के टर्म्स में आ चुका है। आप देख सकते हैं अलग अलग वैल्यूज है, एक बार 4r है, एक बार 4r-2 है, और एक बार 2r-1 है, यानी कि n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो फंक्शन की वैल्यूज है वो आपकी डिफरेंट अचीव होंगी। तो अगर मैं fn को y के बराबर लेट के लेता हूं, y सच दैट y इक्वल्स टू 4r, तो पहला वाला पार्ट है उसमें y की वैल्यू क्या है, 4r के बराबर। कब, जब आपका y नेचुरल नंबर हो जाए, है ना, क्योंकि जो आपका r है वो नेचुरल नंबर है, तो जब आप n की जगह पे 2r सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4r जो आएगा वो भी आपका एक नेचुरल नंबर होगा, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 4r के बराबर, वेयर y इज नेचुरल नंबर। सेकंड वाले केस में जो आपका y है वो हो जाएगा 4r-2, वेयर y इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। और अगर मैं बात करूं थर्ड वाले केस की, तो यहाँ पे 2r-1 के बराबर हो जाएगी y की वैल्यू, वेयर y इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। यू कैन सी जो y है वो आपका नेचुरल नंबर, यानी कि डोमेन आपकी नेचुरल नंबर हो गई, और जो आपकी रेंज आ रही है, रेंज मतलब डोमेन सब्स्टिट्यूट करने पे जो वैल्यू आ रही है, रेंज आ रही है, वो भी आप देख सकते हैं डिफरेंट आ रही है, यानी कि अलग अलग डोमेन पे हमें अलग अलग रेंज मिल रही है। इसका मतलब है दैट फंक्शन इज 1-1। और अगर मैं बात करता हूँ कि कोडोमेन के बराबर जो वैल्यू आएगी रेंज की, क्या हो सकती है, नहीं हो सकती, तो आप ध्यान से देख सकते हैं जो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी उसमें हो सकता है कि सारे केसेस हमारे कवर हो जाए कोडोमेन के, यानी कि जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो सकती है डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो इस हिसाब से फंक्शन विल ऑल्सो बी ऑन टू। आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट y वी विल गेट एक्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ n। हर एक डिफरेंट वैल्यू ऑफ y पे हम लोग को डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n मिलेंगी, तो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो 1-1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। सो इस हिसाब से अवर ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, आप देख सकते हैं। अब कह रहा है अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जहां पे लैम्डा रियल है, तो कह रहा बताइए लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी। सो बेसिकली आप देख सकते हैं ऑप्शंस में लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो मैंने कहा उसमें जो डिटर्मिनेंट होता है डेल्टा, वो हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड मस्ट बी इक्वल 0। तो ध्यान से देखिए, तो जो डिटर्मिनेंट है उसको 0 के बराबर करेंगे, तो यहां से लैम्डा के मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी 7 के बराबर, क्योंकि जो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थी वहां पे लैम्डा के ऊपर मॉडुलस लगा था। तो मॉड ऑफ लैम्डा अगर आपका 7 के बराबर आ रहा है तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से +-7। अब लैम्डा की दो वैल्यूज आ रही हैं, और ऑप्शंस में एक वैल्यू थी आपकी +7 और एक वैल्यू थी -7, लेकिन इनमें से एक सही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूं और यहां से y एलिमिनेट करूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करा के फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट करा दूं, यानी कि सेकंड वाली इक्वेशन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करा के फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा दूं, देखिए क्या बचेगा। तो बचेगा आपका x + 4z और इधर हो जाएगा आपका 14। तो x + 4z की वैल्यू आ जाएगी 14 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और अगर मैं बात करता हूं सेकंड और थर्ड को ऐड कराने की, अगर मैं सेकंड और थर्ड को ऐड कराता हूं तो आप देख सकते हैं y से y कैंसिल आउट हो जाएगा इजीली। इधर हो जाएगा आपका 2x, इधर हो जाएगा आपका लैम्डा मॉडुलस ऑफ लैम्डा +1 टाइम्स z, इस तरफ हो जाएगा आपका 4 लैम्डा। तो अगर मैं 2 डिवाइड करा दूं तो इस तरफ हो जाएगा आपका x और इधर हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ लैम्डा +1/2 इंटू z इक्वल्स टू 2 लैम्डा। सो जब आप इन दोनों को ऐड कराओगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी कुछ इस फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ x एंड लैम्डा। और जब आपने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया तो यहां से x + 4z की वैल्यू आई थी 14 के बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट करता हूं, 7 इस वाले केस में, तो आप देख सकते हैं 7 + 1 विल बी 8, 8/2 विल बी 4। तो x + 4z की वैल्यू आ जाएगी 2 × 7 यानी कि 14 के बराबर, जो कि इसके साथ मैच कर रहा है। तो लैम्डा की जो वैल्यू 7 आई है वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। और अगर मैं लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं -7, तो आप देख सकते हैं इस तरफ हो जाएगा आपका -14, इधर तो आपका x + 4z बना रहेगा, इधर हो जाएगा -14, जो कि इस इक्वेशन के साथ मैच नहीं कर रही, यानी कि दोनों की जो इक्वेशन है वो डिफरेंट सॉल्यूशंस देने लगेगी। इसका मतलब है लैम्डा इक्वल्स टू -7 की वजह से, लैम्डा इक्वल्स टू -7 की वजह से जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था वो कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो आवर आंसर विल बी लैम्डा इक्वल्स टू -7, क्योंकि इसी की वजह से हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। और अगर मैं 7 रखता हूं तो उसकी वजह से हमारी जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट बन जाएगी। सो इस हिसाब से आवर आंसर विल बी बी पार्ट, लैम्डा इक्वल्स टू -7। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है 3 × 3 ऑर्डर का, और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है 2 के बराबर। तो कह रहा है वैल्यू बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ 5 एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब की क्या हो जाएगी वैल्यू। सो हियर आर दी ऑप्शंस। सबसे पहले बात करते हैं इस वाले पूरे एक्सप्रेशन की, ध्यान से देखिएगा, इसी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ 5 एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब। तो डिटर्मिनेंट लेना है,
तो बेसिकली क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या गिवन है 2 के बराबर, तो हो जाएगा 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 5 एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब। अब आपको याद होगा जो 2 है जब आपका डिटर्मिनेंट से बाहर आता है तो बाहर आता है 2 क्यूब के फॉर्म में, मतलब कि जो आपका कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है जब वो डिटर्मिनेंट से बाहर उसकी वैल्यू आती है तो क्यूब के फॉर्म में बाहर आती है, तो 2 क्यूब अंदर बचेगा एडजॉइंट ऑफ 5 एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। अब मुझे एडजॉइंट लेना है इस पूरे मैट्रिक्स का, एक्चुअल में क्या ये एक मैट्रिक्स है ना, इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। तो अगर आपको याद हो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो बेसिकली जो आपका 5 एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब है ना, इसके डिटर्मिनेंट का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि जो मैट्रिक्स ए था, जो हमारा मैट्रिक्स ए था वो ऑर्डर 3 वाला मैट्रिक्स था, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी आपका ऑर्डर 3 वाला मैट्रिक्स हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ 5 एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब का होल स्क्वायर के बराबर। अब ध्यान से देखिए, जब आपका 5 बाहर आएगा इस डिटर्मिनेंट से तो 5 क्यूब हो जाएगा, है ना, 5 क्यूब हो जाएगा, तो 5 क्यूब आपका बाहर आ गया, अभी भी इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर लगा है स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है आपका एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब, ध्यान से देखिए जो 5 क्यूब है उसके ऊपर स्क्वायर लगेगा तो हो जाएगा 5 की पावर 6, वो भी आपकी बाहर आ जाएगी 2 क्यूब के साथ। अब बचा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब का स्क्वायर। अब अगर मैं बात करता हूं एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब की, तो आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब जो होता है वो आपका किसके बराबर हो सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए के होल क्यूब के बराबर हो सकता है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का होल क्यूब, तो होल क्यूब हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, पहले तो इसका जो अंदर मैट्रिक्स है वो वैसे ही रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब का स्क्वायर, इस वाली प्रॉपर्टी की वजह से, और उसके ऊपर एक और स्क्वायर लगा तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब का स्क्वायर, तो पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड, तो यहां हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर व्हाट, दैट विल बी 3 × 2 6, 6 × 2 12, तो यहां हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 12। और अगर मैं बात करता हूं ये वाले एक्सप्रेशन की, तो ये आपका वैसे ही रहेगा, तो 2 की पावर 3 × 5 की पावर 6। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या गिवन थी, 2 के बराबर, तो हो जाएगा 2 की पावर 12, तो 2 की पावर 12 × 2 की पावर 3 विल बी 2 की पावर 15 × 5 की पावर 6। तो मैंने कहा 2 की पावर 15 से क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 2 की पावर 6 अलग कर लेते हैं और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 2 की पावर 6 × 5 की पावर 6 विल बिकम 10 की पावर 6, और उधर बचेगा आपका 2 की पावर 9 ओनली, जिसको लिख सकते हैं 512। सो बेसिकली इसका जो वैल्यू आ जाएगी एक्सप्रेशन की, दैट विल बी 512 × 10 की पावर 6, विच इज मैचिंग विद अवर ऑप्शन ए। सो ए इज अवर करेक्ट आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स बताने हैं जो कि इन सारे डिजिट्स से बने होंगे विदाउट रिपीटिशन, और जो कि 6 का मल्टीपल हो जाएंगे, विच आर मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि वो नंबर्स आपके 6 से डिविजिबल होने चाहिए। सो हियर आर दी ऑप्शंस। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई नंबर 6 का मल्टीपल है या फिर 6 से डिविजिबल है, तो क्या वो 2 का डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ होना चाहिए बिल्कुल, और साथ में 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए एट द सेम टाइम। सो बेसिकली जब भी हम लोग 6 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग 2 और 3 की डिविजिबिलिटीज निकाल के उनका कॉमन लेते हैं। सो अब क्या करेंगे, इन नंबर्स में से हम लोग क्या करेंगे, इन नंबर्स में से हम लोग सबसे पहले 5 डिजिट नंबर सेलेक्ट करेंगे क्या होंगे, और चेक करेंगे उनमें से कौन कौन से नंबर्स हमारे 3 से डिविजिबल हैं और कौन कौन से 2 से डिविजिबल हैं। देखिए, तो अगर हमारा कोई भी नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है, तो आप मुझे एक बात बताओ उसकी कंडीशन क्या होती है। तो अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो उसकी कंडीशन होती है दैट सम ऑफ ऑल द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो हमें जो नंबर्स गिवन थे वो क्या थे, 1 2 3 5 6 और 7। अब इन 6 में से हम लोग को कोई 5 ऐसे नंबर्स उठाने जो कि 3 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो। तो मैंने कहा इनमें से जो मैं 5 नंबर सेलेक्ट करूंगा जिनका सम 3 के बराबर आ जाए, जिनका सम 3 के डिविजिबल 3 के मल्टीपल के बराबर आ जाए, तो वो क्या हो सकते हैं, दैट विल बी 1 2 5 6 7 या फिर 1 2 3 5 7। आप चेक करके देख सकते हैं इन नंबर्स का, इस नंबर का और इस नंबर के डिजिट्स का सम आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक, यानी कि ये जो आपके नंबर्स बनेंगे इन पांचों डिजिट्स की हेल्प से, इससे या फिर इससे, वो कैसे होंगे, 3 से डिविजिबल होंगे। अब एट द सेम टाइम हमें 2 से भी डिवाइड कराना है उस नंबर को। तो आप देख सकते हैं इस वाले केस में जो आपके इवन डिजिट्स हैं वो क्या है आपके 2 और 6। और आप मुझे बताओ 2 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन क्या होती है, 2 का मल्टीपल होने के लिए कंडीशन होती है कि जो आपका लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट, वो कैसा होना चाहिए, वो आपका इवन होना चाहिए। तो अगर मैं 5 डिजिट नंबर की बात करता हूं, 5 डिजिट 1 2 3 4 5, अब अगर मुझे इस नंबर को एक इवन नंबर बनाना है यानी कि 2 का मल्टीपल बनाना है, तो मैंने कहा लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन। तो आप अगर इस वाले केस की बात करते हो 1 2 5 6 7 की, तो मैंने कहा यहाँ पे यूनिट प्लेस पे हम लोग रख सकते हैं 2 या फिर 6। तो यहाँ पे अपने पास कितने चॉइसेस हैं, यहाँ पे अपने पास 2 चॉइसेस हैं, और उसके बाद जो बचे हुए 4 नंबर्स हैं उनको आप 4 फैक्टोरियल तरीके से इन चारों ब्लॉक्स में कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो देखिए इस वाले केस के पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, 4, इस वाले केस के पास 3, इस वाले केस के पास 2, और लास्ट वाले केस के पास सिर्फ एक चॉइस रहेगी। और अगर मैं बात करता हूं लास्ट वाले केस की, लास्ट वाला जो केस है ये वाला,
ये कैसा होना चाहिए था, इवन। यहाँ पे या फिर आप 2 सब्स्टिट्यूट करते या फिर 6, तो इसकी जो चॉइसेस हो जाएंगे दैट विल बी 2। जब आप इनका प्रोडक्ट कराओगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 48 के बराबर। तो 1 2 5 6 7 से ऐसे नंबर्स बनेंगे, ऐसे कितने नंबर्स बन रहे हैं आपके जो कि 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, यानी कि डिविजिबल बाय 6 हो जाए, तो दैट विल बी 48 नंबर्स, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं 1 2 3 5 7 सेकंड वाले केस की, जो कि 3 के डिविजिबल हुए थे अभी फिलहाल। अब मुझे इन पांचों नंबर से, इन पांचों डिजिट से ऐसे नंबर्स बनाने हैं जो कि इवन भी हो। तो इवन होने के लिए क्या होना चाहिए, मैंने कहा जो 2 है वो आपका यूनिट प्लेस पे फिक्स हो जाना चाहिए, यहां पे आपका 2 फिक्स हो जाना चाहिए। अब उसके बाद बचे कौन से नंबर्स, 1 3 5 7, उनको आप 4 फैक्टोरियल तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यानी कि 4 × 3 × 2 × 1, और जो आपकी यूनिट प्लेस है उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से। तो जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 के बराबर। तो 24 नंबर्स और ऐसे हो जाएंगे जो कि 3 से भी डिविजिबल हो रहे हैं और साथ साथ 2 से भी डिविजिबल हो रहे हैं। तो टोटल अगर हम लोग सम करेंगे तो 48 + 24 विल बी इक्वल टू 72, विच इज मैचिंग विद अवर ऑप्शन डी। सो डी इज अवर करेक्ट आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक जीपी गिवन है जिसमें a1 a2 a3 आर द टर्म्स ऑफ द जीपी ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। जो जीपी गिवन है पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए गिवन है, और हमें बताया गया दैट a1 a3 a5 और a7 का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 1/1296। अब कह रहा है अगर a2 + a4 आपका 7/36 के बराबर, तो वैल्यू बताइए a6 + a8 + a10 की। सो हियर आर दी ऑप्शंस। सबसे पहले क्या करते हैं, जीपी हम लोग लेट करते हैं, लेट द जीपी बी a1, r, वेयर a1 इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो। अब जो हमें प्रोडक्ट गिवन है 4 नंबर्स का, वो किसके बराबर है, 1/1296। उसमें क्या क्या मल्टीप्लाइड है, a1 a3। a3 को मैं क्या लिख सकता हूं, a3 को मैं लिख सकता हूं a1r² के फॉर्म में, क्योंकि a3 इज द थर्ड टर्म ऑफ दिस जीपी। a5 क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म, जिसको लिख सकते हैं a1 × r⁴ के फॉर्म में, और a7 विल बी द सेवेंथ टर्म, तो दैट विल बी रिटन एज a1 r⁶। ये किसके बराबर गिवन है, 1/1296 के बराबर गिवन है। तो इन चारों का जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो उसको लिख सकते हैं a1⁴ और r⁴ r⁴ r⁶, दैट विल बी r⁴12, जिसको मैं लिख सकता हूं a1r³ की होल पावर 4। जब आप इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो a1⁴ और r⁴12 हो जाएगी। इस तरफ क्या आपका 1/1296। तो जब मैं पावर 4 को उस तरफ दूंगा तो उधर हो जाएगी पावर 1/4। तो जब पावर 1/4 हो जाएगी तो यहाँ से a1r³ की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1/6 के बराबर, क्योंकि 6 की पावर 4 आपका होता है 1296 के बराबर। तो यहाँ से पता चलता है दैट द फोर्थ टर्म ऑफ दिस जीपी, यानी कि जो a4 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू a4। a4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6 के बराबर। अब ध्यान से देखिए, जो हमारी जीपी गिवन थी उसमें जो प्रोडक्ट था वो आपका 1/1296 के बराबर गिवन था। इसको लिख सकते थे क्या, a4 की पावर 4 के फॉर्म में, जहाँ पे 1/1296 के बराबर हो जाएगा ये टर्म। तो a4 की वैल्यू आ जाएगी 1/6 के बराबर, जैसा कि हम लोग ने पीछे निकाला। अब आपको एक चीज़ और गिवन थी, a2 + a4 किसके बराबर, 7/36 के बराबर। तो a4 की वैल्यू क्या आई है, 1/36, सॉरी a4 की वैल्यू आई हमारी 1/6। तो जब ये 1/6 उस तरफ जाएगा तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 1/36 के बराबर। सो आप देख सकते हैं जो a2 है वो आया आपका 1/36, a4 आपका क्या था 1/6, ठीक है ना। हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, हमें वैल्यू बतानी थी a6 + a8 और प्लस a10 की। आप मुझे एक बात बताओ, आपने a2 की वैल्यू निकाली है और a4 की वैल्यू निकाली है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारी जीपी बन रही थी उसमें जो ये 5 टर्म्स है ये भी तो एक जीपी क्रिएट कर रहे हैं, जिसका कॉमन रेशियो हो जाएगा r², है ना। अगर उस जीपी का कॉमन रेशियो r था तो इस जीपी का कॉमन रेशियो हो जाएगा r²। तो मैंने कहा अगर a2 की वैल्यू आपकी 1/36 है, a4 की वैल्यू आपकी 1/6 है, तो आप देख सकते हैं पहले वाला टर्म था उसकी वैल्यू आई थी 1/36, इसकी वैल्यू आई है 1/6। तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, यू कैन सी ये जो आपकी जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेशियो r² है ना, इसका जो कॉमन रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू 1/6/1/36। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 के बराबर। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां से अगर मैं b/a करता हूं तो हो जाएगा 1/6/1/36। तो 36 ऊपर जाएगा, 6 नीचे जाएगा, तो इसके कॉमन रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 6। सो बेसिकली जो अगला टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1। उसका अगला टर्म क्या हो जाएगा 6, और उसका अगला टर्म क्या हो जाएगा आपका 6²। सो यू कैन सी जो हमारी एक जीपी बन रही थी जिसका कॉमन रेशियो r² था, उसमें a6 की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, a8 की वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर, और a10 की वैल्यू हो जाएगी 6² के बराबर। और हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, a6 + a8 + a10 की। तो आप देख सकते हैं a6 की वैल्यू 1, a8 हो जाएगा आपका 6 और a10 हो जाएगा आपका 36 फ्रॉम दिस जीपी जिसका कॉमन रेशियो r² हो जाता। तो जब आप इन तीनों का सम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 36 + 6 विल बी 42, 42 + 1 विल बी 43। सो आवर आंसर विल बी 43 विच इज मैचिंग विद अवर ऑप्शन सी। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली एक डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है, आप देख सकते हैं इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज हुआ है।
तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो कैसे बता सकते हैं? अगर आपको याद हो, जब भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं? उस लिमिट को हम लोग ब्रेक करते हैं ऐसे इंटरवल्स में जहां पे ये वैल्यू, ये अपना जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये अपनी वैल्यूज डिफरेंट चेंज करे, जहां पे ये अपनी इंटीग्रल वैल्यूज को चेंज करे, उन लिमिट्स में हम लोग क्या करते हैं? उस डेफिनेट इंटीग्रल को चेंज करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आपका एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, -8x² प्लस 6x माइनस 1। अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा, इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। देखिए माइनस साइन में कॉमन कर लेता हूं, एक फैक्टर हो जाएगा आपका 4x माइनस 1 और एक फैक्टर हो जाएगा आपका 2x माइनस 1। ठीक है, एक हो जाएगा 4x माइनस 1, एक हो जाएगा 2x माइनस 1। सो बेसिकली आप देख सकते हैं इसके दो रूट्स हो जाएंगे। ये जो आपका क्वाड्रेटिक है इसके दो रूट्स हो जाएंगे, इसका एक रूट हो जाएगा आपका 1/4 और एक रूट हो जाएगा 1/2। और इसके बाहर लगा माइनस साइन, इसका मतलब इसकी ओपनिंग होगी डाउनवर्ड। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड। इसका एक रूट हो जाएगा आपका 1/4 और एक हो जाएगा आपका 1/2। यू कैन सी 1/4 से पहले जो आपका फंक्शन दैट विल बी नेगेटिव। अब हम लोग को जो इस फंक्शन की वैल्यू बतानी थी वो किस लिमिट पर बतानी थी? फ्रॉम द लिमिट 0 to 1। तो मैंने कहा 0 आपका यहाँ पे लाई करेगा और 1 आपका आगे कहीं पे लाई करेगा। तो बेसिकली हमें इस वैल्यू पे इस इंटरवल पे हम लोग को वैल्यू बतानी थी इस डेफिनेट इंटीग्रल की। देखिए डायग्राम, तो जैसा कि मैंने डायग्राम आपका बनाया है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका डायग्राम है ये ओपनिंग डाउनवर्ड है और हमें 0 से 1 के लिए बताना था। तो अगर मैं बात करता हूँ 1 की, 1 आपका यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं लाई करेगा 1,0। अब एग्जैक्टली 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब आप x इक्वल्स टू 1 डालते हैं, मान लेते हैं इस फंक्शन को fx, तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी -8 प्लस 6, -8 प्लस 6 विल बी -2 और आगे -1, तो f1 की वैल्यू हो जाएगी -3। यानी कि इस इंटीग्रल की लीस्ट जो वैल्यू हो रही है वो आ रही है -3 के बराबर, जब आप x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और जब आप x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 रखने पे ये 0 बचेगा -1, -1 का इंटीग्रल पार्ट विल बी -1। तो मैं अगर बात करता हूं f0 की, तो उसकी वैल्यू आ रही है -1। अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन को सॉल्व करते हैं अपने डेफिनेट इंटीग्रल में, तो आप उस डेफिनेट इंटीग्रल की जो लिमिट है वो इस तरह से ब्रेक करते हैं जहां पे ये अपनी वैल्यूज चेंज कर रहा हो। तो अगर आप ध्यान से देखें 0 से 1 जो आपको लिमिट गिवन है, सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं? 0 से 1/4। आप ग्राफ में देखिए 0 से 1/4 के लिए जो आपका ग्राफ है वो -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है। उसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर कोई नंबर -1 से 0 के बीच में लाई करता है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाता है? -1। सो बेसिकली 0 से 1/4 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी -1 के बराबर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1/4 से 1/2। यू कैन सी 1/4 से 1/2 के लिए जो आपका फंक्शन है दैट इज पॉजिटिव। और अगर मैं बात करता हूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी -d/4 है। तो -d/4 हो जाएगी, तो मैंने कहा -d विल बी व्हाट? -d विल बी -b², 36 -4 इंटू a इंटू c, तो दैट विल बी 4 इंटू 8 -d अपॉन 4a। 4a का मतलब हो जाएगा 4 इंटू -8। ध्यान से देखिएगा 4 इंटू 8 विल बी 32, 36 माइनस 32 विल बी 4। आगे लगा माइनस साइन तो ऊपर हो जाएगा -4। नीचे की अगर मैं बात करता हूं तो हो जाएगा 4 - 8 यानी कि -4। यू कैन सी 4/4 विल बी कैंसल्ड आउट और इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या हो जाएगी? 1 के बराबर। यानी कि एक पॉइंट पे, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे जो वर्टेक्स है वहां पे हमें इसकी फंक्शन की वैल्यू 1 मिल रही है। अदरवाइज 1/4 से 1/2 के लिए इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कैसी है? 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। और अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? बेसिकली 0 के बराबर। सो मैं कह रहा हूं 1/4 से 1/2 के लिए जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होगा इस फंक्शन का दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं 1/2 से 3/4 के लिए, क्यों 1/2 से 3/4 वैल्यू क्यों ली? क्योंकि 1/2 से 3/4 के लिए इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो आपकी लाई करेगी -1 से 0 के बीच में फिर से। तो 1/2 से 3/4 के लिए आप चेक करके देख लीजिएगा, 1/2 से 3/4 के लिए इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी दैट विल मूव फ्रॉम -1 टू 0, जिसका इंटीग्रल पार्ट किसके बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर। उसके बाद 3/4 से 3 + √17/8 तक की इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी दैट विल मूव फ्रॉम -2 टू -1, -2 से -1 के बीच में लाई करेगी, जिसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा? -2 के बराबर। उसके बाद लास्ट जो पार्ट है हमारा 3 + √17/8 से लेकर 1 तक की, 3 + √17/8 से लेकर 1 तक की जो आपका इंटीजर जो आपका फंक्शन होगा दैट विल मूव फ्रॉम -3 टू -2, जिसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा आपका -3 के बराबर। क्योंकि जब आपने f1 की वैल्यू निकाली थी वो क्या आई थी? -3। इसका मतलब है f1 की वैल्यू अगर -3 आ रही है यानी कि ये फंक्शन अपनी वैल्यू -3 तक की ले जाएगा। यानी कि एक बार इसकी वैल्यू ब्रेक होगी -2 पे और एक बार इसकी वैल्यू ब्रेक होगी -1 पे। तो आप देख सकते हैं एक बार -1 पे ब्रेक हुई, एक बार -2 पे और एक बार आपका लास्ट में -3। तो 3 + √17/8 से 1 तक की इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 के बराबर। अब क्या करना है? इन सबको इंटीग्रेट करना है एक साथ। -1 है, -1 आपका बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 का हो जाएगा x में अपर लिमिट 1/4 लोअर लिमिट 0। इस वाले पार्ट की पूरी वैल्यू हो जाएगी 0 क्योंकि इसमें फंक्शन ही आपका 0 है। उसके बाद ये आपका -1 जब बाहर आ जाएगा
तो आपका 1 का क्या हो जाएगा x में वैल्यू क्या हो जाएगी, अपर लिमिट विल बी 3/4, लोअर लिमिट विल बी 1/2। इसकी अगर मैं बात करता हूँ -2 आपका बाहर आ जाएगा, x बचेगा, मतलब 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, जिसमें अपर लिमिट 3 + √17/8, लोअर लिमिट 3/4, और जो लास्ट पार्ट है उसमें -3 बाहर आ जाएगा, 1 का हो जाएगा इंटीग्रल x, जिसमें अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट विल बी 3 + √17/8। अब कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, तो माइनस साइन बाहर है, 1/4 -0 यहाँ पे हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 3/4 - 1/2 माइनस साइन के साथ, ये हो जाएगा -2 टाइम्स 3 + √17/8 - 3/4, और इसकी बात करें -3 आपका बाहर है, अंदर बचेगा 1 - 3 + √17/8। अब 1/4 - 0 विल बी -1/4, ये आपका -1/4 हो गया। 3/4 - 1/2 करेंगे तो बचेगा आपका 1/4, और आगे लगा माइनस साइन, तो ये भी -1/4। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 3 + √17/4, है ना, और ये हो जाएगा आपका -3/2। जब इन दोनों का आप सम करोगे, है ना, जब इन दोनों का आप सम करोगे उसकी वैल्यू हो जाएगी -6 - 2 √17/8 के बराबर। बात करते हैं इसकी, तो हो जाएगा आपका -3, और जब इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा क्या 9 + 3 √17/8 के बराबर। जब आप इन सारे एक्सप्रेशंस का सम करोगे तो इजीली इसकी वैल्यू आ जाएगी √17 - 13/8 के बराबर। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, इजीली आप इसको ऐड कर सकते हो। सो आवर आंसर विल बी सी पार्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है फ्रॉम r to r डिफाइंड एज दीज फंक्शंस। आप देख सकते हैं f(x) आपका एक डिस्क्रीट फंक्शन है, <0 के लिए कुछ और है, 0 से 1 के लिए कुछ और गिवन है, 1 से 2 के लिए कुछ और गिवन है, और 2 से बड़े के लिए फंक्शन हमारा कुछ और गिवन है, जिसमें आप देख सकते हैं 3 अननोन कांस्टेंट्स हैं a, b और c। अब कह रहा है a, b, c अगर हमारे रियल है तो कह रहा है बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। सो आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं हमें कौन सा क्या निकालना है। सो बेसिकली इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कह रहा है अगर a, b, c बिलोंगिंग रियल है तो f हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा r पे। केस सेकंड, जो हमारा ऑप्शन सेकंड है उसमें बोल रहा है f इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्जैक्टली 1 पॉइंट देन a + b + c = 1। तो अगर ये फंक्शन हमारा एक्जैक्टली एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो a + b + c की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। जो थर्ड केस है उसमें बोल रहा है इफ f इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्जैक्टली 1 पॉइंट तो a + b + c हमारा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये केस और ये केस एक दूसरे के रिवर्स हैं। और बात करते हैं डी वाले की, तो f इज डिसकंटिन्यूअस एट लीस्ट 2 पॉइंट्स फॉर एनी वैल्यूज ऑफ abc, यानी कि abc की किसी भी वैल्यू के लिए जो हमारा फंक्शन होगा दैट विल बी डिसकंटिन्यूअस एट लीस्ट 2 पॉइंट्स, मतलब एट लीस्ट 2 पॉइंट पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही। तो ध्यान से देखिए, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, 0 - और 0 + पे चेक करेंगे। जब आप f0 - की वैल्यू निकालेंगे, f0 - के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे, e की पावर 0 - की वैल्यू हो जाएगी ऑलमोस्ट 1 - के बराबर, जिसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 0। और अगर मैं बात करता हूँ f0+ की, 0+ के लिए आप ये वाला फंक्शन लोगे, 0+ की जब आप ये वाला फंक्शन लोगे तो ये हो जाएगा आपका 0 + -1, यानी कि -1 में कुछ ऐड कराया है। तो -1 में जब आप कुछ ऐड कराओगे तो आपका इस तरफ लाई करेगा नंबर, जिसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा -1 के बराबर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, और ये हो जाएगा आपका a × e की पावर 0, यानी कि a -1। तो f0+ की जो वैल्यू है, f0+ और f0 की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू a -1। अब अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x = 0 तो मैंने कहा a -1 की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। उसके बाद 1 पे चेक करते हैं, f1- पे आप क्या ये वाला फंक्शन लोगे, 1 पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, ae के बराबर, f1- के लिए जो इसकी फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू ae। और अगर मैं बात करता हूँ इस वाले पार्ट की, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से थोड़ा सा छोटा, तो छोटा माइनस बड़ा विल बी अ नेगेटिव नंबर, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, अगर ये 0 है, 0 इस तरफ लाई करेगा जिसका इंटीग्रल पार्ट विल बी -1, तो ये आपका क्या हो जाएगा -1। तो f1- की वैल्यू हो जाएगी ae -1 के बराबर। और अगर मैं बात करता हूँ f1+ की, तो f1+ के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका sin π+। अगर आपको याद हो sin x का मैं ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, ये हो गया आपका sin x का ग्राफ, ये आपका पाई है, और π+ के लिए फंक्शन आपका जो है नेगेटिव हो जाता है, यानी कि 0 से थोड़ा सा छोटा हो जाता है फंक्शन की वैल्यू। तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू -1, क्योंकि आपका -1 से 0 के बीच में ये फंक्शन लाई करेगा, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, और ये आपका b रहेगा, तो f1+ की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से b -1। और अगर मैं एक्जैक्टली सेंटर लिमिट निकालता हूँ f1 पे sin π हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका ae -1 है ये बराबर होना चाहिए b -1 और b के बराबर एट द सेम टाइम। मैंने कहा ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये नंबर b -1 और b के बराबर एक साथ कभी सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि b -1 की वैल्यू कुछ और होगी और b की वैल्यू कुछ और होगी, और फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए हमारा b -1 और b सेम होना चाहिए, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है। तो उस वजह से फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। और अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है 0 पे, तो मैंने कहा वहां से a -1 0 के बराबर होना चाहिए, तो a की वैल्यू आ जानी चाहिए 1 के बराबर। अब बात करते हैं 2 की, जब मैं f2- की बात करूंगा
तो 2 माइनस के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे, 2 माइनस के लिए जब आप 2 माइनस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2 पाई माइनस 2 पाई आपका यहाँ पे लाई करता है, 2 पाई माइनस आपका इसके पहले लाई करेगा जिस पे साइन एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, नेगेटिव, -1 से 0 के बीच में लाई करेगी, इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा आपका -1। तो अगर मैं बात करता हूँ f2 माइनस की तो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, b -1। और अगर मैं बात करता हूँ f2 प्लस की तो f2 प्लस की वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, तो क्या हो जाएगा e की पावर -2 प्लस, तो e की पावर -2 का मतलब है 1/e², 1/e² विल बी अ नंबर विच विल लाई बिटवीन 0 to 1, जिसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा आपका 0 के बराबर, आगे हो जाएगा -c, तो f2 प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, -c के बराबर। और अगर मैं बात करता हूँ एक्जैक्टली 2 के लिए तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -c के बराबर। यानी कि अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 2 तो f2 माइनस की वैल्यू f2 प्लस के बराबर होनी चाहिए, तो यहां से पता लगेगा दैट b -1 इक्वल्स टू -c। अब अगर मैं बात करता हूं कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1 की, तो मैंने कहा ae -1 आपका b -1 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं a इक्वल्स टू 1 यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या बचेगा, e -1, ठीक। तो a की वैल्यू आ रही है यहां पे 1, ठीक, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी यहां से, देखिए जब आप ae -1 को b -1 के बराबर करेंगे तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी e के बराबर, यू कैन सी b की वैल्यू e हो जाएगी। अब उसके बाद c की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर b की वैल्यू e हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहां से क्या, b की वैल्यू c की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहां से 1 e के बराबर, यू कैन सी a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू e आ रही है और c की वैल्यू आ रही है 1 e के बराबर। तो आप ध्यान से देखिए क्या होगा, तो जो हमारा फंक्शन था वो डिसकंटिन्यूअस हो गया था एट x इक्वल्स टू 1। अब अगर हम लोग को फंक्शन को कंटिन्यूअस करना था एट x इक्वल्स 0 तो वहां से a की वैल्यू क्या आई थी, 1 के बराबर। उसके बाद अगर हम लोग को फंक्शन को कंटिन्यूअस करना है एट x इक्वल्स टू 2 तो b प्लस c की वैल्यू क्या आई थी, 1 के बराबर, क्योंकि अगर आपकी बात करते हैं b -1 की तो वो किसके बराबर था, c के बराबर, तो यहां से b की वैल्यू क्या हो जाती, सॉरी b प्लस c की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी यहां से 1 के बराबर। सो b प्लस c मस्ट बी इक्वल्स टू 1 फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। तो अगर मैं a प्लस b प्लस c का सम करता हूं, a प्लस b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c का जो सम आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। तो यहां से पता चलता है दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्जैक्टली 1 पॉइंट, किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, जिसकी वजह से a प्लस b प्लस c की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 2 के बराबर आ रही है। सो आवर आंसर विल बी c पार्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली एरिया ऑफ द रीजन बताना है S। तो आप देख सकते हैं इसमें जो आपका रीजन है वो आपका किस किस कर्व का बताना, y² लेस देन और इक्वल्स टू 8x, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √2x और x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। सो बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों के ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसका जो एरिया है वो कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, दिस इज अ पैराबोला, लेस देन और इक्वल्स टू का मतलब है पैराबोला के अंदर का एरिया लेना, y ग्रेटर और इक्वल्स टू √2x का मतलब है ये जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर का एरिया लेना है, ग्रेटर और इक्वल्स टू का मतलब है इसके ऊपर का एरिया, और x ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 का मतलब है क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू जो 1 लाइन है उससे आगे का एरिया लेना है, पॉजिटिव साइड, राइट साइड वाला। तो देखिए तीनों ग्राफ का कॉमन क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं दिस इज अ पैराबोला, ठीक है, दिस इज अ लाइन, ये क्या लाइन है, y इक्वल्स टू √2x, इसके ऊपर का एरिया लेना था, यानी कि ये वाला पार्ट पैराबोला के अंदर वाला एरिया लेना था, और ये हो गया हमारी x इक्वल्स टू 1 लाइन। तो बेसिकली तीनों में जो एरिया कॉमन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, कर्व का और लाइन का, जो हमारा y² इज इक्वल्स टू 8x कर्व है और ये जो लाइन है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा कर्व था पैराबोला वाला, ये हमारी लाइन थी, इस अगर हम स्क्वायर कराते तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल्स टू 2x², दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से 2x² की वैल्यू हो जाएगी 8x के बराबर, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 0 और 4। 0 तो हमारा एक हो जाएगा ओरिजिन और एक हो जाएगा आपका ये 4, तो 4 जब आप x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4√2 के बराबर। तो 4,4√2 विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व एंड दिस लाइन। हमें y कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं, हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट से मतलब है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम द लिमिट 1 to 4। अपर बाउंड्री विल बी व्हाट, अपर बाउंड्री विल बी द पैराबोला दिस एंड लोअर बाउंड्री विल बी द लाइन, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं 1 से 4 के लिए तो अपर बाउंड्री विल बी व्हाट, पैराबोला, y की वैल्यू क्या हो जाएगी √8x, जिसको लिख सकते हैं 2√2 into √x, माइनस लोअर बाउंड्री विल बी व्हाट, दिस स्ट्रेट लाइन माइनस √2 into x। तो अब क्या करना है, इसको अलग इंटीग्रेट करते हैं, 2√2 बाहर ले लेंगे, x √x क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, अपर लिमिट इज 4, लोअर लिमिट इज 1, माइनस √2 बाहर ले लेंगे, x का हो जाएगा x²/2, अपर लिमिट इज 4, लोअर लिमिट इज 1। कुछ नहीं करना है, इसमें अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका जो डिनोमिनेटर में 3/2 है, ये जब ऊपर जाएगा 2 तो हो जाएगा आपका 4√2 और नीचे हो जाएगा 3, 4√2/3, बचेगा क्या, x की पावर 3/2, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 3/2, जिसको क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 8, माइनस जब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 तो हो जाएगा आगे सिर्फ और सिर्फ -1, तो 8 - 1 विल बी 7। उसके बाद आगे वाले की बात करते हैं -√2, ये जो आपका 2 है जब ये नीचे डिवाइड होगा तो हो जाएगा √2/2, अब बचेगा क्या x²,
अपर लिमिट 16, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 1, तो 16 माइनस 1 विल बी 15। तो ये वाला पार्ट जो है क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 4 विल बी 28 रूट 2 बाय रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू 15, 15 रूट 2 बाय 2। जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 11 रूट 2 बाय 6 के बराबर, विच इज मैचिंग विद अवर ऑप्शन बी। सो बी इज अवर करेक्ट आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि जो सॉल्यूशन कर्व है वो है आपका y इक्वल्स टू yx ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और बताया गया है जो सॉल्यूशन कर्व है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का दैट इज पासिंग थ्रू 1, 0 एंड 2 अल्फा, अल्फा, वेयर अल्फा इज अ पॉजिटिव नंबर। तो कह रहा है अल्फा की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी। सो हियर आर दी ऑप्शंस। सबसे पहले क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या करेंगे, तो x dy बाई dx इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, एक बार e की पावर y बाई x में मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर क्या करेंगे y इसमें मल्टीप्लाई करा के टर्म्स को एक तरफ हम लोग अरेंज करेंगे। ध्यान से देखिए, तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या करेंगे हम लोग, इस dx को उस तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा x dx प्लस दिस इंटू y dx। तो जो y dx वाला पार्ट है इस पूरे पार्ट को क्या करेंगे, dx इधर मल्टीप्लाई कराने के बाद एक तरफ लेके जाएंगे, इस तरफ बचेगा आपका x dx ओनली। अब जो ये वाला पार्ट है x dy इंटू दिस, इसमें क्या करेंगे y dx वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं e की पावर y बाई x और e की पावर y बाई x, इस टाइप के जो एक्सप्रेशन जिसमें e की पावर y बाई x कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा आपका यहाँ पे x dy, यहाँ बचेगा आपका माइनस y dx। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, उसके बाद जो x dy माइनस y dx वाला टर्म है वो भी आपका इस वाले एक्सप्रेशन से और इस वाले एक्सप्रेशन से कॉमन आ जाएगा। तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x dy माइनस y dx इक्वल्स टू x dx। अब अगर हम लोग पूरी इक्वेशन में x स्क्वायर से डिवाइड करा दें तो इस तरफ हो जाएगा आपका x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, ताकि ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बन जाए d ऑफ y बाई x का, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, d ऑफ y बाई x में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाइड क्या है e की पावर y बाई x, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y बाई x का होल स्क्वायर इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर हम लोग पूरे से एक्स स्क्वायर डिवाइड करा रहे थे तो बेसिकली क्या मतलब था कि अगर मैं इससे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो एक्स स्क्वायर जब बाहर आएगा तो एक्स के फॉर्म में बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और जो x कॉमन आएगा वो आपका ऊपर वाले x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा d ऑफ y बाई एक्स, ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा y बाई एक्स का। और यहाँ आपका क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y बाई एक्स का होल स्क्वायर, इस तरफ क्या है आपका dx बाई एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या था x dx, तो अगर x स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो हो जाएगा dx बाई एक्स। अब कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे इसका क्या हो जाएगा e की पावर y बाई एक्स डायरेक्टली, इसका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y बाई एक्स, और इसका हो जाएगा आपका log x प्लस c। तो ध्यान से देखिए, तो अब अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई एक्स का क्या इंटीग्रल हो जाएगा, e की पावर y बाई एक्स डायरेक्टली। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y बाई एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा बेसिकली साइन इनवर्स y बाई एक्स के बराबर। उसके बाद अगर बात करते हैं 1 अपॉन x की तो दैट विल बी ln x प्लस c। आप c की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक पॉइंट गिवन था, क्या, दैट दिस सॉल्यूशन कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 0। तो 1, 0 इसमें सेटिस्फाई कराओ। जब आप x की जगह पे 1 और y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 0 यानी कि 1, साइन इनवर्स 0 विल बी 0, इस तरफ भी आपका ln 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहाँ बचेगा c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 के बराबर। सो जो हमारा कर्व है उसमें ln x प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद हमें बताया गया दैट दिस कर्व इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 अल्फा, अल्फा। तो 2 अल्फा, अल्फा जब सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा, सॉरी अल्फा अपॉन 2 अल्फा विल बी व्हाट, e की पावर 1/2, ये हो गया साइन इनवर्स अल्फा अपॉन 2 अल्फा, साइन इनवर्स 1/2 जिसकी वैल्यू क्या होती है पाई बाई 6 के बराबर, और इधर हो जाएगा आपका ln 2 अल्फा प्लस 1। अब जो आपका 1 है जब उस तरफ जाएगा तो ln 2 अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट e प्लस पाई बाई 6 माइनस 1। अब अगर मैं एंटी लॉग लेता हूं तो 2 अल्फा की वैल्यू हो जाएगी एक्सपोनेंट ऑफ अंडर रूट e प्लस पाई बाई 6 माइनस 1 के बराबर, और अगर 2 को इस तरफ डिवाइड करा देंगे तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एक्सपोनेंट ऑफ अंडर रूट e प्लस पाई बाई 6 माइनस 1 के बराबर, विच इज मैचिंग विद अवर ऑप्शन ए। सो ए इज अवर करेक्ट आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया दैट y इक्वल्स टू yx इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर x ग्रेटर देन 1। अब कह रहा है अगर y2 की वैल्यू -2 के बराबर है तो y3 की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी। हियर आर दी ऑप्शंस। सबसे पहले क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इसका सॉल्यूशन कर्व निकालते हैं। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखिए। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है उसमें 4x क्यूब को इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा इधर आके प्लस 4x क्यूब, और पूरी इक्वेशन से अगर x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड करा दें तो इधर बचेगा dy बाई dx, और इन दोनों से अगर हम लोग y कॉमन कर ले अंदर बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 1। जब इस पे भी हम लोग क्या करेंगे x माइनस एक्स क्यूब यानी कि x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस एक्स क्यूब इंटू y इक्वल्स टू 4x क्यूब अपॉन x माइनस एक्स क्यूब। यू कैन सी ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा,
तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे कैसे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई की पावर पी डी एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो आपका जो पी है उसकी जगह पे कौन सा फंक्शन है? 3x² माइनस 1 अपॉन x माइनस एक्स क्यूब। तो जब भी हम लोग किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसके लिए हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना जरूरी होता है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे कैसे? अगर मैं x माइनस एक्स क्यूब को मान लूँ किसी t के बराबर, तो 1 माइनस 3x² dx विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा dt के बराबर। तो यहाँ से 3x² माइनस 1 dx विल बी इक्वल्स टू माइनस dt हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए, ऊपर हो जाएगा आपका माइनस dt, नीचे हो जाएगा आपका t। तो 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा? ln t, माइनस साइन के साथ, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ln t, यानी कि माइनस ln मॉड x माइनस एक्स क्यूब। ये जो -1 पावर है ये इस नंबर की पावर बन जाएगी। तो ln से ये जो बेस वाला e है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स क्यूब की पावर -1, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। अब जो x था वो कैसा गिवन था? ग्रेटर देन 1। तो जो मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स क्यूब है वो कैसे हटेगा? माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये हो जाएगा छोटा और ये हो जाएगा बड़ा, क्योंकि आपका x है 1 से बड़ा। अब अगर x 1 से बड़ा है तो x की पावर बढ़ाने पे नंबर और बड़ा हो जाएगा, तो छोटा माइनस बड़ा विल बी नेगेटिव, तो मॉड हटेगा माइनस साइन के साथ। तो ये जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है दैट विल बी 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स, क्योंकि इसकी पावर क्या थी? -1। ठीक, तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लोग सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो दैट विल बी y इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स। उसके बाद इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यू कैन सी इन दोनों से हम लोग एक एक x कॉमन कर सकते हैं, जो कि ऊपर वाले x² से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा? 1 माइनस x² इंटू x² माइनस 1, यानी कि x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, और जो माइनस साइन कॉमन करेंगे इस वाले पार्ट से वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा -4x dx। जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते होगे x² माइनस 1 को t मान के, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन x² माइनस 1 के बराबर प्लस c। अब जो हमारा सॉल्यूशन था डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आ गया इस फॉर्म में, y इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन x² माइनस 1 प्लस c। अब c आपका अननोन कांस्टेंट आ रहा है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें गिवन था क्या? y2 इक्वल्स टू -2। y2 इक्वल्स टू -2 का मतलब है एट x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इजीली यहां से c की वैल्यू आ जाएगी -1 के बराबर। अब जैसे c की वैल्यू आ जाएगी तो ये हमारा कर्व आ जाएगा। अब हमें बताना क्या था? y3 की वैल्यू, यानी कि एट x इक्वल्स टू 3 y की वैल्यू क्या हो जाएगी ये बताना था। तो क्या करेंगे? x इक्वल्स टू यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब आप x इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से इजीली y की वैल्यू आ सकती है -18 के बराबर। So the value of y will be equals to -18. So our answer will be A part. So now moving on to our next question, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। So इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताने हैं ऑफ दिस इक्वेशन। So किस तरह से बता सकते हैं देखिए, here are the options। अगर आपको याद हो, जब भी हम लोग को नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताने तो हम लोग क्या करते हैं? फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? इस फंक्शन को fx के बराबर लेट कर लेते हैं, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव देखिए क्या हो जाएगा? 7x की पावर 6 प्लस 10x² प्लस 3। यू कैन सी जो आपका 3 है इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 15x² प्लस 3। दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर्स है वो इवन पावर्स है। तो x की आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हमेशा कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0। और अगर मैं बात करता हूँ इस वाले पार्ट की, यहाँ पे x की पावर कैसी है? ऑड। तो जब मैं x टेंडिंग टूवर्ड्स -∞ डालूंगा तो जो fx की वैल्यू यानी कि जो y की वैल्यू है दैट विल ऑल्सो टेंड टू -∞। और जब x इक्वल्स टू आप इन्फिनिटी डालोगे तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी आ जाएगी। यानी कि जो आपका ग्राफ है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और ये -∞ से +∞ की तरफ जा रहा है। तो एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा जरूर आएगा जब ये x एक्सिस को कट करेगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस है दैट विल बी ओनली 1, क्योंकि ये जो आपका ग्राफ होगा इस फंक्शन के जो कर्व होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार x एक्सिस को कट करेगा। सो द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस विल बी 1। सो इस हिसाब से आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी गिवन है √5/2 के बराबर। कह रहा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है इस हाइपरबोला की दैट इज इक्वल 6√2 यूनिट्स। अब कह रहा है अगर y इक्वल टू 2x प्लस c एक टेंजेंट है इस हाइपरबोला पे h पे, तो कह रहा है c² की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, वेयर c इज द अननोन कांस्टेंट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। सो हियर आर द ऑप्शंस। अब अगर ये लाइन हमारी टेंजेंट है इस हाइपरबोला पे, तो आप मुझे एक बात बताओ, हाइपरबोला पे जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है? तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है किसी भी हाइपरबोला की जनरल, दैट इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस √a² m² माइनस b²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ जनरल टेंजेंट ऑफ गिवन स्लोप m ऑफ अ हाइपरबोला। ठीक, अब जो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन थी वो किस फॉर्म में गिवन थी? y इक्वल्स टू 2x प्लस c के फॉर्म में। हमें c² की वैल्यू बतानी थी ना। अब ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना। अगर मैं दोनों कंपेयर करता हूं तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर और c की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √a² m² माइनस b² के बराबर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कराता हूं तो c² की वैल्यू हो जाएगी a² m² माइनस b के बराबर। यू कैन सी m की वैल्यू क्या थी? 2 के बराबर, तो m² हो जाएगा आपका 4। सो बेसिकली c² विल बी इक्वल्स टू 4a² माइनस b²।
अब हमें सी स्क्वायर की ही वैल्यू बतानी थी, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब एसेंट्रिसिटी क्या गिवन थी, एसेंट्रिसिटी हमारी गिवन थी √5/2 के बराबर, तो एसेंट्रिसिटी का रिलेशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2, दैट विल बी इक्वल टू 1 + b²/a²। जब 1 उस तरफ जाएगा तो b²/a² की वैल्यू आ जाएगी 3/2 के बराबर, तो यहाँ से जो b स्क्वायर की वैल्यू है वो हो जाएगी 3a² इन टर्म्स ऑफ a, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई क्या 3a²/2। अब अगर मुझे a की वैल्यू पता चल जाती है देन वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c स्क्वायर। कैसे, अब 3a²/2 आ गई, ये आ गई हमारी b स्क्वायर की वैल्यू। हमें एक चीज और गिवन थी, क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या गिवन थी 6√2 के बराबर, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला क्या होती है 2b² a के बराबर। तो दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो कि आपका 6√2 के बराबर हो जाएगी। अब b स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 3² के बराबर थी, तो मैंने कहा b स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 3a² 2 × 2, 2 से 2 चला जाएगा, बचेगा 3a² और नीचे बचेगा a, तो 3a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ से 6√2 के बराबर, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2√2 के बराबर। आगे देखिए, तो 2/a × 3a²/2, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 6√2 के बराबर करके, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2√2, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया। तो a की वैल्यू अगर आपकी 2√2 आ रही तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 के बराबर, और b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 a स्क्वायर के बराबर थी, तो 3/2 × 8 विल बी इक्वल टू 12। तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई, b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब c स्क्वायर किसके बराबर था, c स्क्वायर था आपका बराबर 4a² - b स्क्वायर के बराबर। यू कैन सी a स्क्वायर की वैल्यू थी आपकी 8, तो 4 × 8 विल बी 32, माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ से 12, तो 32 - 12 विल बी इक्वल टू 20, तो c स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 20, सो आवर आंसर विल बी b पार्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है जो टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं एक सर्कल पे एट द पॉइंट्स O 0,0 एंड पॉइंट P 1 + √5,2 ऑन दिस सर्कल, ठीक है ना, इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट Q। तो जो दो टेंजेंट्स हो रही है एट पॉइंट O एंड एट पॉइंट P, वो जाके इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट Q पे, तो कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ क्या होगा, ये बताइए। सो हियर आर दी ऑप्शंस। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टेंजेंट एट 0,0 पे। तो अगर आपको याद हो किसी पॉइंट पे हम लोग जब टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो आपका रिप्लेसमेंट होता है वो क्या होता है x(x1), वाई स्क्वायर का रिप्लेसमेंट होता है y(y1), एक्स का होता है हाफ x + x1 और y का हो जाएगा हाफ y + y1। सो बेसिकली जो हमारी टेंजेंट हो जाएगी एट 0,0 दैट विल बी इक्वल्स टू x + 2y इक्वल्स टू 0। सिमिलरली उसी तरीके से जब हम लोग इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा x × x1, x1 क्या हो जाएगा 1 + √5, y × y1, y1 आपका क्या है 2, तो 2 × y, उसके बाद माइनस हाफ x + x1 हो जाएगा आपका x + 1 + √5, और ये हो जाएगा आपका हाफ y + y1 यानी कि -2 y + 2 इक्वल 0। अब ये जो आपकी इक्वेशन आ रही है टेंजेंट एट P और ये जो आपकी टेंजेंट एट O थी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही थी एट पॉइंट Q। तो बेसिकली क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कैसे। अब x की वैल्यू जो आ रही है इन टर्म्स ऑफ y वो क्या हो जाएगी -2y, तो इसको उठा क्या करते हैं इस वाली टेंजेंट पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब x इक्वल्स टू -2y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे y में हमें एक इक्वेशन मिलेगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे सिंप्लीफाई होने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ √5 + 1/2 के बराबर। सो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ y कैन बी फाइंड आउट इजिली। तो हम लोग क्या करेंगे, y की जो वैल्यू आएगी उसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी -2y के बराबर। तो अगर y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा q का, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो पॉइंट q का जो x कोऑर्डिनेट दैट विल बी √5 + 1, और इसका जो y कोऑर्डिनेट था वो क्या था माइनस ऑफ √5 + 1/2। अगर मैं बात करता हूँ लेंथ ऑफ टेंजेंट OQ की, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट OQ क्या हो जाएगा, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द पॉइंट 0,0 O 0,0, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5 + √5/2। आप इजीली O और Q के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दैट विल बी द लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ में अगर आपको रेडियस गिवन था, अगर आपको किसी सर्कल का रेडियस गिवन है, वो आपका क्या गिवन था √5 के बराबर, और अगर आपको उसी सर्कल के किसी एक पॉइंट पर लेंथ ऑफ टेंजेंट पता है तो उसका जो एरिया हो जाता है ट्राइंगल का दैट विल बी RL³ / R² + L², वेयर L इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एंड R इज द रेडियस। तो क्या करेंगे, R और L की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा √5 × 5 + √5/2 का होल क्यूब, नीचे हो जाएगा 5 + √5/2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, सिंपली इसको एक्सपैंड करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में आएगा 2 स्क्वायर और इसके डिनोमिनेटर में आएगा आपका 2 क्यूब, तो 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर वाला जो एक 2 बचेगा वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब ध्यान से देखिए, जब इसको हम लोग क्या करेंगे 5 + √5 का होल क्यूब जब एक्सपैंड करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 125 + 75 + 75 √5 + 5 √5, और डिनोमिनेटर में अगर हम लोग इसका स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 20 + 25 + 10 √5 + 5, और इसमें आपका आप देख सकते हैं 5 ऐड होगा, ठीक है।
अब ध्यान से देखिएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 + 3√5/2 के बराबर। सो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OPQ विल बी इक्वल टू 5 + 3√5/2 which is matching with our option C. So C is our correct answer. So now moving on to our next question, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। So इस क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट गिवन है Q और R, और बताया गया that these 2 points are lying in the line of intersection of these 2 planes. इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स, और बताया गया है सच दैट PQ एंड PR इज इक्वल टू √18, जहां पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 1, -2, 3। तो कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होगा बताइए। हियर आर दी ऑप्शंस। सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। सो द इक्वेशन ऑफ 2 प्लेन्स आर दिस एंड दिस, ये दो हमारी 2 इक्वेशंस ऑफ प्लेन है। अगर हम बात करते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो होते हैं आपके इस वाले प्लेन के नॉर्मल और इस वाले प्लेन के नॉर्मल के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर। सो बेसिकली इस वाला जो नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो वो क्या हो जाएगा, -1, 2, -1। इसका क्या हो जाएगा 3, -5 और 2। इन दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे नॉर्मल्स के, उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 प्लेन्स। तो उसको मैंने मान लिया n वेक्टर के बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं प्लेन्स के, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो -1, 2, -1, 3, -5 और 2। तो जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -i कैप, -j कैप और -k कैप। सो दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 प्लेन्स। और अगर मैं बात करता हूँ एक पॉइंट की जो कि इन दोनों प्लेन में कॉमन हो, तो मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा दैट 1, 1, 1 इज द कॉमन पॉइंट इन बोथ दीज प्लेन्स। आप देख सकते हैं -1 + 2 - 1 विल बी इक्वल 0, 3 - 5 + 2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो 1, 1 विल बी द पॉइंट जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की, तो वो हो जाएगी आपकी x - 1 अपॉन -1 इक्वल्स टू y - 1 अपॉन -1 इक्वल्स टू z - 1 अपॉन -1। सो दिस विल बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 प्लेन्स। तो इससे क्या कर सकते हैं, तीनों में -1 मल्टीप्लाई करा देंगे, और उसके बाद अगर हम लोग तीनों में 1 ऐड करा दें तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x/1 इक्वल्स टू y/1 इक्वल्स टू z/1। बेसिकली इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z। सो दिस विल बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट P जो हम लोग को गिवन है पॉइंट P, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं QR पे। QR क्या थे, Q और R वो 2 पॉइंट्स थे जो कि इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई कर रहे हैं। तो जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ T, मतलब मैं मान लेता हूँ जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है पॉइंट P से, दैट इज T, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे अल्फा, अल्फा के फॉर्म में, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो आपका पॉइंट T होगा ये भी आपका x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z लाइन पे लाई करेगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको PQ और PR ये दोनों लाइंस इक्वल गिवन थी, मतलब ये दोनों लेंथ आपको इक्वल गिवन थी। इसका मतलब ये जो आपका PQR ट्राइंगल है जिसका एरिया हमें बताना है, दैट विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो आपका ये ट्राइंगल होगा PQR, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, PTQ और PTR, ये दोनों इक्वल ट्राइंगल्स हो जाएंगे। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, एंगल PQ और PT के बीच का एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ, तो मैंने कहा ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PT की, तो इसके मैंने अगर कोऑर्डिनेट्स माने अल्फा, तो PT का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, अल्फा-1, अल्फा+2 और अल्फा-3, ये रहा। और अगर मैं बात करता हूँ QR के डायरेक्शन रेशियोज की, तो QR तो हमारी इसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं जो कि हमारी 1, 1 थी। तो QR के जो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 1, 1, 1। ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखें तो PT और QR आपके दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। मैंने कहा अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो अल्फा-1 इंटू 1 प्लस अल्फा+2 इंटू 1 प्लस अल्फा-3 इंटू 1, तो इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। जब आप इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी। तो कैलकुलेट करने के बाद 3 अल्फा की वैल्यू 2 हो जाएगी और अल्फा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 2/3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 2/3। तो यहाँ से पॉइंट T के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे क्या, 2/3, 2/3, 2/3। अब हमें बताना क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो हम लोग को ये दोनों लेंथ पता है। अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है हाफ AB sin थीटा, वेयर A एंड B आर द लेंथ्स ऑफ द 2 साइड्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो अगर मुझे ये पूरा एंगल पता चल जाए, इस पूरे एंगल की वैल्यू पता चल जाए, तो बेसिकली वी कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये और ये तो पता है √18, तो मुझे बताना क्या है, 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा निकालेंगे। थीटा पता चल जाएगा तो 2 थीटा भी इजीली पता कर सकते हैं। थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन PT एंड PQ। ठीक है, तो PT और PQ के बीच का अगर एंगल है और ये लेंथ आपकी अगर √18 है
तो हमने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मैं PT की लेंथ निकाल लेता हूं तो आप देख सकते हैं ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री एट T। तो मैंने कहा cos थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर। तो उसके लिए हम लोग को PT की लेंथ निकालना बहुत जरूरी है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स तो पता है 1, -2, 3 और T के कोऑर्डिनेट्स भी निकाले 2/3, 2/3, 2/3। तो क्या करेंगे, PT स्क्वायर निकालते हैं। PT स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड T। तो पॉइंट हमारा क्या है 1, -2, 3, दिस इज पॉइंट P। तो PT के डिस्टेंस निकालेंगे तो 1 - 2/3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/9, -2 - 2/3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल 64/9, 3 - 2/3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 49/9। इन सब का जब सम करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 114 और नीचे हो जाएगा 9। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो PT की लेंथ आ जाएगी √114/3। सो ये आ गया आपका PT की लेंथ। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा आपका हो जाएगा बेसिकली बेस विच इज PT एंड हाइपोटेनस विच इज PQ। PQ क्या है आपका √18, जिसको लिख सकते हैं 3√2 के बराबर, और PT क्या था आपका √114/3। तो नीचे हो जाएगा आपका 9√2, ऊपर हो जाएगा आपका 57, क्योंकि 114 को लिख सकते हैं √57 इंटू √2, √2 से √2 चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका √57/9। जिसको और क्या लिख सकते हैं, 57 को लिख सकते हैं √19 इंटू 3 अपॉन नीचे 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो एक √3 से एक √3 आपका चला जाएगा तो ऊपर बचेगा √19 और नीचे बचेगा 3√3। सो द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू √19/3√3। ये आ गई cos थीटा की वैल्यू। तो यहां से हम लोग cos 2 थीटा की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो अगर मैं बात करता हूं cos 2 थीटा की तो वो किसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली एक फॉर्मूला लगाया cos 2 थीटा का, जो कि क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के बराबर। cos थीटा की वैल्यू क्या निकाली 19/3√3, √19/3√3। तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 2 इंटू √19 का स्क्वायर विल बी 19/3√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 और आगे हो जाएगा -1। सो आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ जाएगी। तो 2 इंटू 19 अपॉन नीचे हो जाएगा 27 -1। जब इसको कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 11/27 के बराबर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई तो यहाँ से इजीली हम लोग थीटा sin 2 थीटा भी पता कर सकते हैं। तो sin 2 थीटा क्या हो जाएगा √1 - cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 - 11/27 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी √38 इंटू √16, जिसको लिख सकते हैं 4 और नीचे हो जाएगा आपका 17। सो बेसिकली sin 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/27 इंटू √38। अब जैसा कि मैंने आपको बताया जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है हाफ AB sin थीटा। A की लेंथ क्या थी √18, B की लेंथ क्या थी वो भी √18, बचा क्या था sin 2 थीटा। sin 2 थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या आई है 4/27 इंटू √38। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 18 इंटू 18 का अंडर रूट विल बी इक्वल टू 18, 18/2 विल बी इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा आपका 18/2, 4/27 भी अलग हो जाएगा और √38 आपका बचा है। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कराने पे और नीचे वालों को मल्टीप्लाई कराने पे बचेगी वैल्यू 36/27 ओनली। तो 36/27 बचेगी वैल्यू और √38 बचा है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3 √38 के बराबर, विच इज मैचिंग विद अवर ऑप्शन बी। सो बी इज अवर आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें अक्यूट एंगल बताना है बिटवीन P1 एंड P2, बिटवीन टू प्लेन्स P1 एंड P2, जहां पे P1 और P2 ये जो दो प्लेन्स है ये दोनों पास कर रहे हैं थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं ये दोनों प्लेन्स, इनके बीच का हम लोग को अक्यूट एंगल बताना है। और ये भी बताया गया दैट दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू 2, 1, 3 एंड दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू 0, 1, 2 रिस्पेक्टिवली। सो ऑप्शन देख लेते हैं, हियर आर दी ऑप्शंस। सबसे पहले बात करते हैं उन प्लेन्स की जो कि पास होते हैं दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से, उनको बोलते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो उस टाइप के प्लेन्स को देखिए क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिस एंड दिस विल बी व्हाट। तो ये प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स दिस प्लेन विल बी इक्वल 0। अब ये जो प्लेन आया, ये जो प्लेन की इक्वेशन है, दिस इज द फैमिली ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। तो कौन से दो प्लेन्स पास हो रहे हैं, एक P1 और एक P2। अब हम लोग को एक चीज बताई गई थी, जो P1 प्लेन था वो किस पॉइंट से पास हो रहा था 2, 1, 3 से। तो मैंने कहा अगर ये प्लेन 2, 1, 3 से पास हो रहा है तो वो प्लेन P1 को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो जब आप 2, 1, 3 इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो वहां से लैम्डा की वैल्यू इजीली आ जाएगी 7/2 के बराबर, ठीक। और अगर ये प्लेन आपका 0, 1, 2 से पास करेगा तो ये किस प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, P2 प्लेन को। तो जब आप 0, 1, 2 इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी इजीली 1/5 के बराबर। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा टाइम ही वेस्ट होगा इसमें, बस कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा। तो जब लैम्डा की वैल्यू आपकी 7/2 आएगी तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो जो प्लेन है वो क्या हो जाएगा, प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड द पॉइंट एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस इज 2x - y + z = 6। सो बेसिकली जब आप इस प्लेन में लैम्डा की जगह पे 7/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको इजीली P1 प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, जो कि हो जाएगी 2x - y + z = 6। सिमिलरली
P2 के लिए क्या करेंगे, P2 क्या था, P2 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 1, 2। तो लैम्डा इक्वल टू 1/5 जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको P2 की इक्वेशन मिल जाएगी। तो P2 की इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगी, P2 की जो इक्वेशन है दैट विल बी व्हाट, इन दोनों के प्लेन से, इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रहा है और वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, 0, 1, 2 से। तो कह रहा उस प्लेन की जो इक्वेशन हो जाएगी दैट विल बी x + y + 2z इक्वल्स टू 5। सो कुछ नहीं करना, आपको लैम्डा की जगह पे 1/5 सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपकी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी P2 की। तो दिस इज P2 और P1 हम लोगों ने पीछे निकाला था। अब हमें बताना क्या था, अक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो उसको मैंने मान लिया अगर थीटा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा, दोनों प्लेन्स के डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज का मॉडुलस का प्रोडक्ट। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है आपके 1, 1, 2, और पीछे जो हम लोगों ने निकाला है प्लेन P1 उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2, -1 और 1। तो 2, -1 और 1, तो क्या करते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं। तो दैट विल बी 1 × 2 विल बी 2, 1 × -1 विल बी -1, 2 × 1 विल बी 2, तो 2 + 2 4, 4 - 1 विल बी 3, तो ऊपर हो जाएगा 3। नीचे की बात करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √4 + 1 + 1 √6, इसका भी हो जाएगा √4 + 1 + 1 √6, तो √6 × √6 विल बी 6, तो 3/6 विल बी इक्वल्स टू 1/2 और cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है π/3 के बराबर। सो द अक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स P1 एंड P2 विल बी इक्वल्स टू π/3 और 60 डिग्री, विच इज मैचिंग विद अवर ऑप्शन ए। सो ए इज अवर करेक्ट आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक प्लेन P गिवन है जिसकी इक्वेशन है r.a = d। बताया गया कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स दिस एंड दिस। जो प्लेन P है हम लोग को गिवन है वो उसमें इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन भी आ रही है, विच मीन्स दैट दिस प्लेन P इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन लाइन ऑफ दीज टू प्लेन्स। अब कह रहा अगर जो प्लेन P है अगर वो पास हो रहा है आपका इस पॉइंट से 2, 3, 1/2 से, तो वैल्यू बताइए 13a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। सो बेसिकली ऑप्शन देख लेते हैं, हियर आर दी ऑप्शंस। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लेन की, जो हमारा प्लेन P है, मैंने आपको क्या बताया दैट दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। तो वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग। सो बेसिकली तो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो पास हो रहा है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, तो दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म P1 + λ_P2 वेयर लैम्डा इज एनी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एक स्पेशल कंडीशन के थ्रू। तो जो हमारा पहला वाला प्लेन P1 है वो हो जाएगा r.i + 3j - 6k -6 इस तरफ आ जाएगा प्लस लैम्डा टाइम्स r.-6i + 5j - k - 7 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं अब ये जो आपका ये जो प्लेन है ये पास हो रहा है आपका 2, 3, 1/2 से। ये जो आपका प्लेन आएगा ये किस पॉइंट से पास हो रहा था 2, 3, 1/2 से। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, सबसे पहले तो 2, 3, 1/2 इसमें सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप r को xi + yj + zk के फॉर्म में प्लेस करोगे और उसको स्केलर फॉर्म में लाओगे। इजीली आप इसको कर सकते हो, देखो कैसे। जब आप 2, 3, 1/2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, i 1, 3 और -1 के साथ। तो 2 × 1 विल बी 2, 3 × 3 विल बी 9, 1/2 × -1 विल बी -1/2। तो क्या हो जाएगा आपका 2 + 9 यानी कि 11 -1/2 और आगे आपका -6। ये हो गया आपका पहले वाले का डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद प्लस लैम्डा टाइम्स 2, 3, 1/2 किस में मल्टीप्लाई होगा, -6, 5 और -1 में। तो 2 × -6 विल बी -12, 3 × 5 विल बी +15, -1/2 × -1 विल बी -1/2 और आगे आपका -7, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये जो आपका प्लेन था ये आपका पास होता थ्रू 2, 3, 1/2 पॉइंट से। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से लैम्डा की इजीली वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर, विच मीन्स दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी व्हाट। तो r.i + 3j - k -6 प्लस r.-6i + 5j - k 7, लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी तो लैम्डा हमारा रिमूव हो जाएगा इजीली। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो क्या आ जाएगी, दोनों से r कॉमन आ जाएगा, बचेगा अंदर क्या i - 6i यानी कि -5i, 3j + 5j + 8j -k विल बी -2k और -6 और -7 विल बी इक्वल्स टू -13, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा +13। तो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो कि पास हो रही थी इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से वो ये हो जाएगा। अब हमें बताना क्या था, 13 a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर की वैल्यू। a क्या था, a वाज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस प्लेन। तो इस प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले। तो मॉड ऑफ a स्क्वायर निकालते हो दैट विल बी व्हाट, √25 + 64 + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 25 + 64 + 4।
तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस प्लेन, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 93 के बराबर। और डी क्या था, डी वॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, जो कि होता है 13 के बराबर। सो यहाँ से मॉड ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, 13 मॉड ऑफ ए के स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल टू 13 मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू √93 का स्क्वायर करना था, और नीचे क्या था आपका डी स्क्वायर यानी कि 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर से 13 स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा √93 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 93। सो आवर आंसर विल बी बी पार्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट इन अ रैंडमली सिलेक्टेड 3 डिजिट नंबर एट लीस्ट 2 डिजिट्स आर ऑड। मतलब रैंडमली अगर हम लोग एक 3 डिजिट नंबर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसके एटलीस्ट 2 डिजिट्स आपके ऑड हो। सो हियर आर दी ऑप्शंस, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहले बात करते हैं सैंपल स्पेस की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, आपको एक 3 डिजिट नंबर लेना है रैंडमली जिसके एटलीस्ट 2 डिजिट्स कैसे ऑड। तो अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करता हूँ जिसमें हम लोग किसी भी तरह से 3 डिजिट नंबर ले सकते हैं, वो कितनी तरह से ले सकते हैं, तो मैंने कहा जो 100 प्लेस होगी उसके पास अपने पास चॉइसेस होंगी 9, 10 प्लेस के पास चॉइसेस होंगी हमारे पास 10, और इसके पास भी चॉइसेस होंगी 10। तो अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करता हूँ तो दैट विल बी 9 × 10 × 10, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 900। सो सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे 900। अब मैं बात करता हूँ फेवर वाले केसेस की जिसमें हम लोग को एटलीस्ट 2 डिजिट्स ऑड चाहिए। तो एटलीस्ट 2 डिजिट ऑड होने का मतलब है कि या फिर एग्जैक्टली 2 डिजिट ऑड हो या फिर एग्जैक्टली 3 डिजिट्स ऑड हो। तो जब 2 डिजिट्स ऑड होते हैं, या फिर अगर मान लेते हैं सबसे पहले 3 डिजिट्स के, अगर मैं तीनों डिजिट्स को ऑड रखता हूं तो कितनी तरह से रख सकता हूं, कितने ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं हमारे 1, 3, 5, 7 एंड 9, दीज आर द ऑड डिजिट्स। तो मैंने कहा जो हमारे पास 100 प्लेस होगी, 100 प्लेस, उस पे हमारे पास फर्स्ट वाली प्लेस पे 5 चॉइसेस होंगी, दूसरे पे भी 5 और थर्ड वाले पे भी 5। अब ऐसे यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अगर कोई नंबर यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हो, जैसे मान लो आपने यहाँ पे 1 प्लेस कर दिया तो आप आगे दोनों में कहीं पे 1 नहीं रख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे साफ साफ रिपीटिशन अलाउ हो सकता है। तो एग्जैक्टली 3 डिजिट कितने ऑड नंबर्स बन सकते हैं हमारे, 5 × 5 × 5, दैट विल बी इक्वल टू 125। अब अगर मैं बात करता हूँ एग्जैक्टली 2 डिजिट्स जिसमें ऑड हो, उस टाइप के 3 डिजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे। अब पहला केस, इसमें भी 2 केसेस बनेंगे, जब आप 0 यूज करोगे। जब आप 0 यूज करोगे तो आप मुझे एक बात बताओ, आप इसमें और इसमें, अगर मैं बात करता हूं इसमें की, तो इसमें आप 5 तरह से नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहां पे आप 0 नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे इस पे या फिर इस पे आप इन दोनों में से किसी एक जगह पे अपने ऑड प्लेस को रखेंगे, ऑड डिजिट को रखेंगे। अदरवाइज जो एक प्लेस खाली रह जाएगी उस जगह पे आप 0 रखेंगे, या फिर यहां पे या फिर यहां पे। तो उसके कितने केसेस हो जाएंगे, एक हो जाएगा 5 × 5। अब उसमें क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि एक केस वो हो जाएगा जब आप 0 यूनिट प्लेस पे रखोगे, और एक केस वो हो जाएगा जब आप 0 आप अपने 10th प्लेस पे रखोगे। तो बाकी की जो 2 जगह है वो तो 5 × 5 तरह से कंप्लीट करी जा सकती है ना, तो दैट विल बी 2 × 5 × 5। ये वो सारे केसेस है जिसमें एक 0 यूज होगा, और बाकी के 2 डिजिट्स कैसे हो जाएंगे ऑड, तो 2 × 5 × 5 विल बी 50। अब बात करते हैं जिसमें 0 यूज ना हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो 3 डिजिट नंबर हमारे बनेंगे वो कैसे हम लोग उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो मैंने कहा एक में हमारे ऑड हो जाएंगे, दूसरे में भी मान लेते हैं कोई ऑड हो जाएंगे। अब 2 में ऑड हो जाएंगे, एक में बचेगा इवन। इवन हम लोग कितनी तरह से रख सकते हैं, 4 तरह से, क्योंकि ओनली 4 नंबर्स आर इवन, 2, 4, 6 एंड 8। तो मैंने कहा इन दोनों के पास चॉइसेस होंगी 5, 5 और इसके पास हो जाएगी चॉइसेस 4, ठीक। तो 5 × 5 × 4 तो हो जाता, लेकिन एक कंडीशन वो भी तो होगी कि जो हमारा इवन वाला नंबर है, इवन डिजिट है, वो 10th प्लेस पे आ जाए, और हो सकता हो कि जो इवन डिजिट है वो हमारा 100th प्लेस पे भी आ जाए। तो उसको हम लोग कितनी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, 3C1 तरह से, है ना। तो 3C1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3C1 × 4, ये इवन वाले टर्म्स हो गए, और ये आपके ऑड वाले, और ये भी आपके ऑड वाले। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें एग्जैक्टली 2 डिजिट्स हमारे ऑड हैं और एक हमारा इवन है। तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 300। तो अगर मैं फेवरेबल वाले केसेस की बात करता हूँ तो वो कितने हो जाएंगे, 125 + 300 + 50, सो दैट विल बी इक्वल टू 475। और सैंपल स्पेस क्या था आपका 900, तो 475 by 900 will be equals to 19 by 36. So this is our answer which is matching with our option A. So now moving on to our next question, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। So इस क्वेश्चन में हमें 2 पोल्स गिवन है, 2 वर्टिकल पोल्स AB और PQ, ठीक है। ये दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बताया गया वो 160 मीटर्स है, और कह रहा है C is the middle point of B and Q where B and Q are the foot of these 2 poles, ठीक है ना। B और Q जो फुट है दोनों पोल्स के, उसके बीच में एक मिड पॉइंट C है, ठीक है। सच दैट π/8 एंड थीटा आर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम C to P एंड C to A। मतलब पॉइंट C से जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है
टू द टॉप ऑफ दिस पोल पी क्यू, वो कितना हो रहा है π/8, और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी टू ए वेयर ए इज द टॉप ऑफ दिस पोल ए बी, वो आपका कितना क्रिएट हो रहा है, थीटा एंगल। तो कह रहा है अगर हाइट ऑफ द पोल पी क्यू आपकी ट्वाइस है हाइट ऑफ द पोल ए बी से, मतलब अगर पी क्यू की हाइट अगर दुगनी है ए बी से, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी। सो ऑप्शंस देख लेते हैं, हियर आर दी ऑप्शंस। इसके लिए डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, बहुत ही सिंपल तरह से इसका डायग्राम बन सकता है। देखिए कैसे आपको बताया गया है, ये आपका पोल ए बी है और ये आपका पोल पी क्यू है। ए बी की जो हाइट है उससे दुगनी है पी क्यू की हाइट, अगर इसको h मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 2h। पॉइंट सी इज द मिडल पॉइंट ऑफ बी एंड क्यू, फुट ऑफ द पोल्स, ठीक है। अगर ये लेंथ आपकी x मान ली तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी x के बराबर। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन था C टू P वो कितना था π/8, और C टू A जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था, थीटा, है ना। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, tan स्क्वायर थीटा की। तो मैंने कहा काम करते हैं, ट्राइंगल PQC में tan थीटा का रेशियो लगा लेते, tan का रेशियो लगाते हैं, तो tan π/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2h/x के बराबर। यू कैन सी जो आपका BC है वो CQ के बराबर है, x के बराबर, और जो AB था वो अगर h है तो PQ हो जाएगा आपका 2h के बराबर। tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा पहले आप इस ट्राइंगल को देखिए, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू हाइट अपॉन बेस, यानी tan थीटा विल बी इक्वल्स टू h/x। और अगर मैं बात करता हूं इस वाले ट्राइंगल की PCQ की, तो यहां पे जो tan π/8 की वैल्यू है, tan π/8 की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, 2h/x के बराबर। तो यहां से tan π/8 की वैल्यू हो जाएगी 2h/x। तो अगर मैं h/x की वैल्यू दोनों तरफ कंपेयर कर दूं तो यहां से पता लगेगा दैट 1/2 tan π/8 विल बी इक्वल्स टू tan थीटा। तो tan थीटा अपॉन tan π/8 का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/2 के बराबर। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 tan π/8 के बराबर। अब क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू 1/2 tan π/8 के बराबर आ गई, और अगर आपको याद हो tan π/8 की जो वैल्यू होती है दैट इज √2 - 1। ये बहुत ही यूजफुल वैल्यू होती है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो tan π/8 की वैल्यू होती है √2 - 1, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू √2 - 1 विल बी व्हाट, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा। हमें बताना क्या था, हमें बताना था tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों तरफ, तो इधर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, इस तरफ हो जाएगा 1/4 √2 - 1 का जब आप होल स्क्वायर करेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 - 2 √2 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/4 इंटू 3 - 2 √2 विच इज मैचिंग विद अवर ऑप्शन सी। सो सी इज अवर करेक्ट आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा गया। सो इस क्वेश्चन में हमें 3 लॉजिकल स्टेटमेंट्स गिवन है, P, Q और R बताया गया है। जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, एक S1 है और एक S2 है। तो कह रहा है इन दोनों स्टेटमेंट्स की हेल्प से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा, विच इज नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू वाला ऑप्शन बताना है। सो बेसिकली हमें चेक करना है कि S1 और S2 कब ट्रू और कब फॉल्स होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं S1 की। देखिए मैं S1 को क्या लिख सकता हूँ, तो जो S1 है वो क्या, निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन ऑफ P और R। तो दोनों से अगर मैं निगेशन ऑफ P कॉमन कर लूं और बीच में आ जाएगा और का साइन, और अंदर हो जाएगा आपका Q और R। सो बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूं निगेशन ऑफ P और Q और R, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो सेकंड स्टेटमेंट था S2 वो क्या गिवन था, इफ P देन Q और R। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूं इस वाले स्टेटमेंट की, इफ P देन Q की, तो क्या ये हमारा इक्विवेलेंट होता है निगेशन ऑफ P और Q के साथ? हाँ बिल्कुल। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स होते हैं ये इक्विवेलेंट होते हैं बाय कंडीशनल लॉ। तो उसी हिसाब से जो आपका निगेशन ऑफ P और Q और R है, ये जो आपका सेकंड स्टेटमेंट था इफ P देन Q और R, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P और Q और R बाय कंडीशनल लॉ, इस वाली प्रॉपर्टी से। तो यहां से पता लगेगा दैट S1 और S2 जो होंगे ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होंगे। तो जब जब आपका S1 ट्रू होगा तब तब S2 ट्रू होगा, और जब जब आपका S2 ट्रू होगा आपका S1 ट्रू होगा, और जब ये फॉल्स होगा तो वो भी फॉल्स हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस की, तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो आपका ये वाला ऑप्शन ए है, ये कह रहा है इफ S2 इज ट्रू देन S1 इज ट्रू। तो मैंने कहा सही है। S2 इज फॉल्स, S1 इज फॉल्स, ये भी सही है। अब बात करते हैं S2 इज फॉल्स एंड S1 इज ट्रू। तो मैंने कहा ये आपका गलत हो जाएगा, और हम लोग को गलत स्टेटमेंट ही बताना था विच इज नॉट ट्रू। सो इस हिसाब से ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। और अगर बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो दैट विल बी इफ S1 इज फॉल्स देन S2 इज फॉल्स। तो मैंने कहा ये भी सही है। सो विच इज नॉट ट्रू, ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू। सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में हमें दो रिलेशंस गिवन है R1 और R2 ऑन दिस सेट 1 to 50 such that R1 is equals to P comma P की पावर n such that P is a prime and n is greater than or equals to 0 is an integer। मतलब जो R1 रिलेशन है उसके जो आपकी P comma P की पावर n, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये आपके सेट A से लिए गए हैं, मतलब इसी सेट से लिए गए हैं जहाँ पे बताया गया दैट P is a prime number and n is a number which is greater than or equals to 0। n एक इंटीजर है, ध्यान रखिएगा। और जो एक रिलेशन R2 है वो गिवन है P comma P की पावर n such that P is a prime and n equals to 0 और 1 only। तो कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे R1 माइनस R2 में, ये बताइए। तो ये हमारा इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग R1 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं।
कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। तो 1 से लेके 50 तक की कितने प्राइम नंबर्स हो सकते हैं? देखिए p और p की पावर n, ये दोनों कैसे एलिमेंट्स हैं? ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये आपके किस सेट पे बिलोंग करेंगे? 1 to 50 बिलोंग करेंगे। अब p क्या है? p एक प्राइम नंबर है, तो वो 14 वैल्यूज ले सकता है फ्रॉम 1 to 50। कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। ये जितने भी नंबर्स हैं ये कैसे हैं? प्राइम है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं p और p की पावर n, ये दोनों कैसे होने चाहिए? इसी सेट को लाई करने चाहिए। अब मैं बात करता हूं रिलेशन R1 की। रिलेशन R1 में बताया गया था कि जो p है वो प्राइम नंबर होगा और जो n होगा वो आपका एक इंटीजर होगा, 0 से बड़ा है उसके बराबर। तो मैंने कहा जो पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा R1 में, R1 को जो अगर मैं बात करता हूं, वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो R1 के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? सबसे पहला हो जाएगा p की पावर n। n की जगह पे क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 5 तक के हम लोग सारे एलिमेंट्स लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 5 होता है 32, जो कि इस सेट में लाई करेगा। और जैसे ही आप 2 की पावर 6 की बात करोगे तो 2 की पावर 6 जो होगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, विच इज नॉट लाइंग इन दिस सेट। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे? 2 की पावर 5 तक ही जाएंगे। तो यहां पे कितने एलिमेंट्स हो गए? 6। उसके बाद मैं बात करता हूं इसकी, तो 3 की पावर 0, प्राइम सारे जितने भी प्राइम हैं उन्हीं के हम लोग को ऑर्डर पेयर्स लेने हैं। तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 3 तक, क्योंकि 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 81, जो कि इस सेट में नहीं लाई करेगा। तो ये कितने आपके ऑर्डर पेयर्स हो गए? 4। इसकी बात करते हैं तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 तक ही जाएगा, क्योंकि 5 की पावर 3 विल बी 125, विच इज नॉट इन द सेट। तो यहां से कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? 3। इसकी मैं बात करता हूं तो यहां से हम लोग को मिलेंगे 3। अब मैं बात करता हूं 11 की। 11 की और 11 से आगे वाले जितने भी प्राइम्स हैं 13, 17, 23, 29 से लेके 47 तक, उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स मिल सकते हैं? p की पावर n वाले। तो मैंने कहा पहला हो जाएगा 11 की पावर 0, है ना? ये दोनों आपके जो नंबर्स हैं वो इसी सेट में लाई करेंगे। और दूसरा हो जाएगा 11 की पावर 1, क्योंकि 11 स्क्वायर भी अगर आप लेते हो आगे, अगला अगर आप ऑर्डर पेयर 11 स्क्वायर लेते हो तो 11 स्क्वायर की वैल्यू होती है 121, जो कि इस सेट में लाई नहीं कर रही है। इस वजह से इस वाले ऑर्डर पेयर में जो 11 से बन रहे हैं उसके कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2। उसके बाद 11 या 11 के जस्ट बाद, मतलब 11 से जो स्टार्टिंग होगी उसमें हर एक प्राइम में कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2। एक हो जाएगा आपका p और p की पावर 0, p की पावर 0 एंड ओनली p की पावर 1 वाले एलिमेंट्स ही होंगे। 11 के बाद वाले जितने भी प्राइम्स हैं उन सब में 11 भी इंक्लूडेड उसमें। तो 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, इन सब के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे कितने कितने बनेंगे? 2। तो सबको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं हमारे R1 में? यहां बने 6 + 4 + 3 + 3। उसके बाद 11 के बाद कितने हमारे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे? टोटल 10 प्राइम नंबर्स होंगे 11 के बाद। तो 11 के बाद 11 से टोटल 10 प्राइम नंबर्स है। तो मैंने कहा हर एक प्राइम नंबर में 2 ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, तो हो जाएगा आपका 2 × 10। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हो जाएंगे रिलेशन R1 में? 6 + 4 + 3 + 3 + 2 × 10। तो 2 × 10 विल बी 20, 20 + 3 23, 23 + 3 26 + 4 30, 30 + 6 36। सो R1 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे 36। अब मैं बात करता हूं R2 की। तो अब R2 के बारे में बात करते हैं। तो R2 के बारे में हम लोग को क्या गिवन था? R2 के बारे में गिवन था जो p की पावर n वाले आप जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स लोगे वहां पे p प्राइम होना चाहिए और जो n है वो सिर्फ और सिर्फ 0 या फिर 1 होना चाहिए। तो मैंने कहा R2 निकालना बहुत आसान है। पहला हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 ओनली, क्योंकि n की जगह पे आपको r लेना है, n की जगह पे आपको 0 लेना है या फिर 1 लेना है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, यानी हर एक प्राइम में 2 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। तो कितने प्राइम्स थे? 14। सब में 2 ऑर्डर्ड पेयर मिलने हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन R2 कितना हो जाएगा? 2 × 14, दैट विल बी इक्वल्स टू 28। अब हमने बताना क्या था? R1 - R2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 - R2, दैट विल बी nR1 - nR2। R1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए थे? 36। R2 में कितने आए? 28। तो 36 - 28 विल बी इक्वल्स टू 8, सो आवर आंसर विल बी 8। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताने हैं इस इक्वेशन में। सो कैसे बता सकते हैं? तो बेसिकली आप देख सकते हैं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन से e की पावर 2x कॉमन कर लूं पूरी इक्वेशन से e की पावर 2x, तो देखिए क्या हो जाएगी इक्वेशन। e की पावर 2x अगर मैं कॉमन कर लूं तो यहां बचेगा e की पावर 2x + 4 e की पावर x, और यहां बचेगा आपका -58, यहां हो जाएगा आपका 4/e की पावर x, और यहां हो जाएगा आपका 1/e की पावर 2x। सो बेसिकली e की पावर 2x और 1/e की पावर 2x दोनों को एक साथ ले लेते हैं।
इससे और इससे 4 कॉमन कर ले तो यहाँ बचेगा e की पावर x, यहाँ बचेगा आपका 1 e की पावर x और -58 आपका अलग कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसमें अगर मैं +2 और -2 करा दूं तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इस तरफ हो जाएगा आपका e की पावर x प्लस 1/e की पावर x का होल स्क्वायर। बहुत सिंपली देखिएगा, e की पावर 2x जो एक फैक्टर अलग था वो एक पॉजिटिव नंबर है, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं e की पावर 2x कैन नॉट बी इक्वल 0, तो इसको उस तरफ शिफ्ट करा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी इक्वेशन पे कोई भी रूट कैंसिल आउट नहीं होगा। अब हमारी इक्वेशन क्या बची, ये वाली बची इक्वेशन। इसमें क्या करते हैं, इसको अगर मैं मान लेता हूँ, इसमें अगर मैं 2 ऐड कराता हूँ और 2 सब्ट्रैक्ट कराता हूँ तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस 1/e की पावर x का होल स्क्वायर। उसमें हम क्या करेंगे, e की पावर x प्लस 1/e की पावर x को t मान लेते हैं, जहां पे t कैसा नंबर हो जाएगा, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव नंबर है और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक। तो t की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो अब आप ध्यान से देखिए, इसमें अगर मैं 2 ऐड कराता और 2 सब्ट्रैक्ट कराता तो 2 जो ऐड कराता वो तो इसके परफेक्ट स्क्वायर में एब्जॉर्ब हो जाता, और जो 2 सब्ट्रैक्ट कराता वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता तो आगे हो जाता -60। तो अगर आपने इसको t माना तो ये आपकी हो जाएगी t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 60 के फॉर्म में। तो t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 60 इक्वल 0। जब इसके फैक्टर्स करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे t प्लस 10 और t माइनस 6। तो यहाँ से t की 2 वैल्यूज आ जाएंगी -10 और 6। अब t आपका कैसा था, 2 से बड़ा, तो मैंने कहा t की वैल्यू -10 नहीं हो सकती, तो t की वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ और सिर्फ 6। तो t इक्वल 6 हो जाएगा और t की वैल्यू थी कि एक्चुअल में e की पावर x प्लस 1/e की पावर x, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 6। तो इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 6 e की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी e की पावर x में, जिसपे e की पावर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 1 यानी कि 32/2। तो यहाँ से e की पावर x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से 3 प्लस 2√2 और एक वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 माइनस 2√2। तो जब आप लॉग लेंगे दोनों तरफ, लॉग विद बेस e, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी एक बार ln 3 प्लस 2√2 और एक बार हो जाएगी ln 3 माइनस 2√2। तो यहाँ से पता चलता है कि जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसके 2 रियल रूट्स हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ। सो आवर आंसर विल बी 2। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस, और जो मीन है वो आपका 8 है और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज 3। अब कह रहा है ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट इन द ऑब्जर्वेशंस 20 वाज मिसरीड एज 5। तो जो ऑब्जर्वेशंस थी उसमें से एक डेटा जो कि 20 था उसको मिसरीड किया गया 5 से। तो कह रहा है बताइए जो करेक्ट वेरिएंस होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली सिग्मा XR का स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा XR बाय n का होल स्क्वायर, वेयर n इज व्हाट, n इज 15। तो हम लोग को जो गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो हम लोग को इक्वेशन बनती है वो क्या बन जाएगी, सिग्मा XR स्क्वायर बाय 15 माइनस 8 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर, वेयर 8 एंड 3 आर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रेस्पेक्टिवली। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा वेरिएंस, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में। जब 8 स्क्वायर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विल बी 73। 15 जब आपको उस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 1095 के बराबर। सो दिस वाज द ओल्ड वेरिएंस। तो सिग्मा XR स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1095 के बराबर। अब बात करते हैं न्यू वाले की, उसमें सिग्मा XR स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी उसमें क्या करेंगे, जो हम लोगों ने मिसरीड किया था उसको एलिमिनेट करेंगे और जो हम लोगों ने जो करेक्ट हमारा डेटा था उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो -5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो 1095 माइनस 25 विल बी इक्वल्स टू 1070, और इसमें जब 400 ऐड करेंगे तो 1470 विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ सिग्मा XR स्क्वायर। अब सिग्मा XR स्क्वायर की जो वैल्यू है वो नई वाली आ गई है आपकी 1470। अब बात करते हैं सिग्मा XR की। सिग्मा XR क्या था आपका, मीन। सिग्मा XR बाय 15 की वैल्यू क्या थी आपकी, 8 के बराबर थी। तो जब 15 इसमें मल्टीप्लाई करा होगा सिग्मा XR हो जाएगा आपका 15 इंटू 8। अब ये हो गया आपका 15 इंटू 8 मीन। अब इसमें क्या करा था हम लोगों ने, 5 को गलत रीड करा था तो 5 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे और जो करेक्ट डेटा था 20 उसको ऐड कराएंगे। तो -5 प्लस 20 विल बी व्हाट, प्लस 15। 15 में आपका 15 इंटू 8 जुड़ेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 135 के बराबर। सो द न्यू वैल्यू ऑफ सिग्मा XR इक्वल्स टू 135। अब हमें वेरिएंस बताना, तो वेरिएंस विल बी व्हाट, सिग्मा XR स्क्वायर अपॉन 15 यानी कि 1470 बाय 15 माइनस सिग्मा XR विल बी व्हाट 135 बाय 15 का होल स्क्वायर। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 98 के बराबर और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 81। तो 98 माइनस 81 विल बी इक्वल्स टू 17। सो आवर आंसर विल बी 17। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में हमें 3 वेक्टर्स गिवन है A, B और C, जिसमें जो C वेक्टर है उसमें तीनों आपके जो I कैप, J कैप और K कैप के कोफिशिएंट्स हैं वो अननोन है, C1, C2, C3। अब बताया गया कि अगर ये तीनों वेक्टर्स हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं जहां पे A डॉट C की वैल्यू है 5 के बराबर और B आपका C के साथ परपेंडिकुलर है, तो कह रहा है वैल्यू बताइए 122 टाइम्स C1 प्लस C2 प्लस C3 की। सो बेसिकली हमें C1, C2 और C3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें,
कैसे निकाल सकते हैं? तो जो चीज़ें हमें गिवन है, जो एसेट्स हमें गिवन है, उनका यूज़ करेंगे। तो जो आपका सी है वेक्टर, वो क्या है? C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। तो A डॉट सी की अगर मैं बात करता हूं तो A वेक्टर जो हमारा गिवन था, उसका जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट कराएंगे C के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? 2C1 प्लस C2 प्लस 3C3। क्योंकि जो हमारे A के जो डायरेक्शन रेशियोज गिवन थे वो क्या थे? 2, 1, 3। तो 2C1 प्लस C2 प्लस 3C3 की वैल्यू 3C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 के बराबर। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये C1 C2 C3 में पहली इक्वेशन मिली। उसके बाद B डॉट सी आपका हो जाएगा 0 के बराबर, बिकॉज B एंड C वर परपेंडिकुलर। तो B डॉट सी आपका 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो जब हम लोग B डॉट सी करेंगे तो B के जो डायरेक्शन रेशियोज थे वो क्या थे? 3, 3 और 1। तो 3C1 प्लस 3C2 प्लस C3 मस्ट बी इक्वल 0। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। C1 C2 C3 में एक और इक्वेशन मिल गई है। अब अगर हम लोग एक और इक्वेशन निकाल लेते हैं C1 C2 C3 में, तो इजीली उसको कैलकुलेट करके C1 C2 और C3 की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब एक बात बताइए, अगर ABC कोप्लेनर थे तो मैंने कहा ABC का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो A के जो डायरेक्शन रेशियोज थे वो क्या थे? दैट आर 2, 1 एंड 3। B के क्या थे? 3, 3, 1। और C के क्या थे? C1 C2 C3। तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा उसको 0 के बराबर करते हैं, यानी कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो जब आप इस वाले डिटर्मिनेंट को रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 8C1 माइनस 7C2 माइनस 3C3 इक्वल टू 0। अब यहां पे आप देख सकते हैं C1 C2 और C3 में एक और इक्वेशन मिल जाएगी। 3 इक्वेशंस हो गई, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं, तीनों को सॉल्व करेंगे तो C1 C2 C3 की वैल्यू आ जाएगी। C1 की वैल्यू आ जाएगी 10/122, C2 की वैल्यू हो जाएगी -85/122 और C3 की वैल्यू हो जाएगी 225/122। तीनों के डिनोमिनेटर में 122 है तो कॉमन आ जाएगा। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? C1 प्लस C2 प्लस C3 की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 85 प्लस 225 अपॉन 122। हमें वैल्यू किसकी बतानी थी? 122 इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जो तीनों के डिनोमिनेटर में 122 आया वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इन तीनों के न्यूमरेटर्स का सम हो जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 150। सो आवर आंसर विल बी 150। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में हमें बताया कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि पास कर रही है पॉइंट P से 2, 3 और वो रिफ्लेक्ट कर रही है ऑन दी एक्स एक्सिस एट पॉइंट A। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पास कर रही है पॉइंट Q से जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5, 4। अब कह रहा है R एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AQ को इंटरनली इन द रेशियो 2:1। अब कह रहा है लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर M, यानी कि अगर हम लोग पॉइंट R से जब हम लोग एंगल PAQ के एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAQ के जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट R, तो जो पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? अल्फा, बीटा। तो कह रहा है वैल्यू बताइए 7 अल्फा प्लस 3 बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। इसका डायग्राम देखिएगा। तो हम लोग से क्वेश्चन बताया गया था जो रे ऑफ लाइट है पॉइंट P से इमर्ज हो रही है, A पे आपकी इंटरसेक्ट कर रही है। A क्या है हमारी? A हमारा लाई कर रहा है y इक्वल्स 0 या फिर x एक्सिस पे। अब इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो आपकी ये लाइन है रिफ्लेक्टेड रे, ये आपकी पास हो रही है पॉइंट Q से जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5, 4। अब एक पॉइंट R है जो कि A और Q लाइन सेगमेंट को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये आपका पॉइंट R हो गया जो कि 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। उसके बाद इस पॉइंट R से एंगल PAQ के एंगुलर बाइसेक्टर पे, एंगुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? अगर ये एक रे ऑफ लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये आपकी इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। तो अलोंग द नॉर्मल जब हम लोग पॉइंट R से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो पॉइंट M पे जाके फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है इस लाइन पे जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है अल्फा, बीटा के फॉर्म में। तो कह रहा है वैल्यू बताइए 7 अल्फा प्लस 3 बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमें हम लोग को अल्फा और बीटा पता होना चाहिए। देखिए अगर मैं बात करता हूं बीटा की, तो बीटा इज द वाई कोऑर्डिनेट। मैंने कहा अगर आप R, ध्यान समझिएगा, अगर आप R से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन पे, ये लाइन क्या है? नॉर्मल। अगर ये हमारी रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से आ रही है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैंने कहा जो नॉर्मल होगा दैट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। आप देख सकते हैं क्लियरली डायग्राम के थ्रू, ये हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो मैंने कहा जो R का वाई कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ M। तो जो बीटा की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ R। कैसे निकाल सकते हैं? सेक्शन फॉर्मूला से। तो 2 × 4 प्लस 1 × 0, क्योंकि इसका जो A के x कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट विल बी अल्फा, 0, क्योंकि अगर इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा, बीटा तो मैंने कहा इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा M का दैट विल बी इक्वल टू द कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऑफ A। तो A का जो x कोऑर्डिनेट दैट विल बी अल्फा, y कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो 2 × 4 प्लस 1 × 0 अपॉन 2 प्लस 1, तो 2 × 4 विल बी 8 है ना, प्लस 1 × 0 विल बी 0, तो 8 अपॉन 2 प्लस 1। तो बीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 8/3 के बराबर फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। सो ऑब्जर्वेशन से पता चलता है जो A था आपका क्या था? अल्फा, 0 हो जाएगा और जो बीटा है वो क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट ऑफ R के बराबर, जैसा कि मैंने बताया। तो बीटा की वैल्यू क्या आई है? 8/3 के बराबर। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा।
अब बात करते हैं अल्फा की। अल्फा कैसे निकाला जा सकता है? एक बात बताइए, जो पॉइंट P है 2,3, अगर मैं जस्ट इसकी मिरर इमेज की बात करता हूं अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो अलोंग दी एक्स एक्सिस अगर इसकी मिरर इमेज की बात करता हूं तो इसकी मिरर इमेज हो जाएगी 2,-3, जिसको P' से डिनोट कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जो रिफ्लेक्टेड रे है अगर हम लोग उसको बैकवर्ड्स इमर्ज करते हैं, बैकवर्ड्स अगर ड्रॉ करते हैं तो वो P' से पास होगी, सीधी सी बात है, विच मीन्स दैट P' इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू A ऑल्सो। तो मैंने कहा P' की क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो P' क्या था, P की इमेज थी इन द लाइन y इक्वल्स 0 विच विल बी P' जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,-3। अब इक्वेशन ऑफ P' क्या हो जाएगी, P' की इक्वेशन आप इजीली निकाल सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से, दैट विल बी y + 3 इक्वल्स टू 4 + 3 अपॉन 5 - 2 × x - 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन ऑफ P' हो जाएगी आपकी 3y + 9 इक्वल्स टू 7x - 14। अब ये लाइन जो थी किस पॉइंट से पास कर रही थी, A से पास कर रही थी। तो मैंने कहा अगर A से पास कर रही थी यानी कि x एक्सिस से पास कर रही थी, तो x एक्सिस पे y कैसा हो जाना चाहिए, 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो 14 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14 + 9 विल बी इक्वल्स टू 23, और 7 नीचे जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 23/7 के बराबर। तो अगर ये लाइन आपकी x एक्सिस पे कट कर रही थी पॉइंट A पे, तो A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 23/7, 0, ठीक है ना, बाय सॉल्विंग विद y = 0 लाइन, सीधी सी बात है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि जो A का कोऑर्डिनेट था वही m का जो A का x कोऑर्डिनेट था वही m का x कोऑर्डिनेट था, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 23/7 के बराबर। हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, 7 अल्फा + 3 बीटा। तो 7 अल्फा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 7 × 23/7 प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू व्हाट, 3 × 8/3। तो 3 से 3 जाएगा, 7 से 7 जाएगा, बचेगा 23 + 8, दैट विल बी इक्वल्स टू 31। सो आवर आंसर विल बी 31। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन L गिवन है विच इज नॉर्मल टू दिस कर्व एट द पॉइंट P ऑन द कर्व। अब कह रहा है एक पॉइंट Q है 6,4 जो कि लाई कर रहा है ऑन द लाइन L, और O जो है वो ओरिजिन है। तो कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ क्या होगा, ये बताइए। सो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करते हैं, हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले मैं वो पॉइंट मान लेता हूं P को h, k, इसमें पॉइंट को P मान लेता हूं h, k, जिसमें नॉर्मल ड्रॉ हो रही है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसका dy/dx लेंगे, तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी 4x + 1 के बराबर। अब मैंने पॉइंट मान लिया h, k जिस पे नॉर्मल हो रही थी, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y - k इक्वल्स टू व्हाट, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल की, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -1 अपॉन dy/dx एट द पॉइंट h, k। तो dy/dx क्या आ रहा था आपका 4x + 1, तब इसमें h सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगी, -1 अपॉन 4h + 1 के बराबर। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इनटू x - h। अब ये जो आपकी लाइन थी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थी, ये किस पॉइंट से पास हो रही थी, ये पॉइंट से पास हो रही थी Q से, 6,4 से। तो 6,4 इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जब 6,4 इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो यहां से h और k में एक रिलेशन मिलेगा। यू कैन सी इसका रिलेशन क्या बनेगा, 4h + 1 इंटू 4 - k। और ये जो आपका 6 - h है, ये जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, h - 6, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन था तो ये हो जाएगा आपका 6 - h के फॉर्म में ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं h और k में आपको एक रिलेशन मिला, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद सो h, k हमारे कर्व पे भी लाई कर रहा था, तो यहाँ से k और h में एक और इक्वेशन मिल जाएगी, k = 2h² + h + 2, ठीक। अब जो पीछे इक्वेशन निकाली थी वहां पे जो k की वैल्यू थी उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 2h² + h + 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या थी, 4h + 1 इंटू 4 - k। k की जगह पे ये पूरी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आगे क्या था आपका +6 - h इक्वल्स टू 0। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से h में हम लोग को एक क्यूबिक मिल जाएगी, h में क्यूबिक मिल जाएगी इजीली, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब देखिए क्या करेंगे, अगर मैं इस वाले इन दोनों टर्म्स से और इन दोनों टर्म्स से इससे अगर मैं 4 कॉमन करता हूं तो अंदर बचेगा आपका h³ - 1, जिसको मैं लिख सकता हूं h - 1 इंटू h² + h + 1 के फॉर्म में। इससे अगर मैं 3h कॉमन कर लेता हूं, 3h अंदर बचेगा आपका h - 1 ओनली इक्वल्स टू 0। यू कैन सी इन दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, h - 1 एक कॉमन कर सकते हैं, अंदर आपका क्या बचेगा 4 टाइम्स h² + h + 1 + 3h, ठीक है ना। तो 4h² + 4h + 3h, तो 4h² + 4h + 3h विल बी इक्वल्स टू +7h, और आगे हो जाएगा आपका +4 और +4 ओनली, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0। यू कैन सी यहां से हम लोग ने क्या किया, इन दोनों से h - 1 कॉमन कर लिया। ये आपकी जो क्वाड्रेटिक बची, अगर आप ध्यान से देखें इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा आपका b², 7² विल बी 49 - 4 इंटू a इंटू c, तो 4 इंटू 4 विल बी 16, 16 इंटू 4 विल बी 64। तो 49 - 64 ये एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। अगर ये नेगेटिव नंबर है इसका मतलब इससे कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, तो h की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, क्या, h = 1।
तो जब आप h इक्वल्स टू 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। सो h कॉमा k आ जाएगा हमारा 1,5, तो पॉइंट p आ जाएगा आपका 1,5। पॉइंट q आपको ऑलरेडी गिवन था और एक पॉइंट आपका क्या था, ओरिजिन, तो 0,0 एक हो गया आपका 1,5 और जो आपको तीसरा पॉइंट था वो था आपका 6,4 पॉइंट q। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ निकालना है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं 1/2 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे इस डिटर्मिनेंट को along the row 1, तो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, है ना, 4 - 30 विल बी इक्वल्स टू -26। इसका मॉडुलस लेंगे तो हो जाएगी 26, 26/2 will be equals to 13. So the area of triangle OPQ will be equals to 13. So our answer is 13. So now moving on to our next question, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। So इस क्वेश्चन में हमें एक सेट A गिवन है जिसमें बताया गया जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके सारे सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, जहां पे बताया गया 1 इज द स्मॉलेस्ट एंड 77 इज द बिगेस्ट। A1 A2 से लेकर A18 ये सब हमारे अरेंज्ड है इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, अब कह रहा है सेट A प्लस A की वैल्यू हमारी गिवन है x प्लस वाई सच दैट x कोमा वाई बिलोंगिंग A, और बताया गया ये जो आपका सेट A प्लस A है इसमें एग्जैक्टली आपके 39 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो कह रहा है वैल्यू बताइए A1 प्लस A2 से लेकर A18 की वैल्यू क्या हो जाएगी। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपका सेट A गिवन है इसमें जितने भी आपके नंबर्स हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, ये सब कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, जहां पे आपको सबका असेंडिंग ऑर्डर गिवन है। सबसे छोटा 1 है, फिर उससे बड़ा A1, फिर A2 से लेकर A18 और उसके बाद सबसे बड़ा 77। और बताया गया जो सेट A प्लस A है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो x प्लस वाई के फॉर्म में, जहां पे x और y दोनों कैसे हैं, सेट A को बिलोंग कर रहे हैं। तो इन सारी कंडीशन से साफ क्लियर है कि जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स गिवन है सेट A में वो हमारे AP में। देखिए कैसे, तो ये जो हमारा 1 A1 A2 A3 एंड सो ऑन A18 और 77 ये जितने भी टर्म्स हो जाएंगे किसमें हो जाएंगे, AP में, क्योंकि जो हमारा A1 था वो A1 से बड़ा था, फिर A2 से बड़ा था, तो यानी कि ये जो आपकी AP बनेगी एक इंक्रीजिंग AP बनेगी। अब अगर ये AP बन रही है तो इसका यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं इजीली। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कि कितने टर्म्स है, 20 टर्म्स हैं। तो मैंने कहा इसमें AN का फॉर्मूला लगा देते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AN इक्वल्स टू A क्या आपका 1 प्लस n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 20, 20 माइनस 1 विल बी 19 इंटू डी। तो जब ये 1 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 76, और जब ये 19 उधर डिवाइड होगा तो डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 76/19 विच विल बी इक्वल्स टू 4। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। तो यानी कि जो A1 है दैट विल बी व्हाट 1 प्लस डी, डी क्या है आपका 4, यानी कि 1 प्लस 4 विल बी 5, फिर उसके बाद प्लस 4 करेंगे तो 9 एंड सो ऑन, यहां से लेके यहां तक कि हम लोग को सारे टर्म्स मिल जाएंगे 1 और 77 के बीच में। तो अब अगर ये AP हमें बताना क्या था, हमें बताना था A1 प्लस A2 से लेकर A18 तक का सम। तो मैंने कहा एक काम करिए, A1 क्या था 5, A2 है अपना 9, और ये कितने टर्म्स तक की जा रहा है, अप टू 18 टर्म्स तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी AP है जिसका फर्स्ट टर्म है 5 और कॉमन डिफरेंस है आपका 4 और नंबर ऑफ टर्म्स है आपके 18। सो बेसिकली अगर हमें SN बताना है तो वो क्या हो जाएगा n/2, यानी कि 18/2 2a यानी कि 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना आपका 18 माइनस 1 विल बी 17 इंटू डी, डी कितना है आपका 4 के बराबर। तो आप देख सकते हैं 17 इंटू 4 विल बी व्हाट 17 इंटू 4 विल बी 68, 68 प्लस 10 विल बी 78, 78/2 करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से 39 के बराबर। 39 इंटू 18 की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ से 702 के बराबर। सो द सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स विल बी इक्वल टू 702। सो आवर आंसर इज 702। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के बताना है सच दैट द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो कांस्टेंट टर्म होगा अगर वो 2 की पावर 8 इंटू एल के बराबर है, वेयर एल इज एन ऑड इंटीजर। तो कह रहा है के की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के कितने होंगे पॉसिबल। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मुझे इसका कांस्टेंट टर्म बताना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका जनरल टर्म निकालेंगे। तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, तो ये जो हमारा बाइनोमियल है इसका जनरल टर्म हो जाएगा TR प्लस 1 12CR 2x क्यूब की होल पावर R और 3/x की पावर k की होल पावर 12 माइनस R। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x की जो पावर्स हैं उसको अलग कर लेते हैं। तो x की जो पावर वो क्या हो जाएगी, x की पावर 3R और ये x की पावर k जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस k, तो माइनस k इंटू 12 माइनस R। तो बेसिकली क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे x को, तो क्या होगा x की पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो जब ऐड होगी तो x की टोटल पावर हो जाएगी 3R माइनस 12 माइनस R इंटू k। अब अगर मुझे इसका कांस्टेंट टर्म बताना तो मैंने कहा x की पावर को आप 0 करो, तो x की पावर को आप 0 करोगे तो 3R माइनस 12k प्लस RK मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से k और r में एक रिलेशन मिल जाएगा, k इक्वल टू 3R अपॉन 12 माइनस R। ये बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन है। अब हमें k और r कैसे गिवन थे, k अब r कैसा होता है, आप मुझे एक बात बताओ, r कैसा होता है, r हमारा होल नंबर होता है ना, और जो k है वो भी कैसा हम लोग को बताना है, पॉजिटिव इंटीजर कितने ऐसे पॉसिबल होंगे k की वैल्यूज में। तो
यानी कि k और r दोनों कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। तो मैंने कहा जब मैं r की जगह पे 3, 6, 8, 9 और 10 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे k की इंटीग्रल वैल्यूज मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगी, जब मैं 3 रखूंगा तो मुझे मिलेगा आपका 1, ठीक है। जब मैं r की जगह पे 6 रखूंगा, आप देख सकते हैं जब मैं r की जगह पे 6 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ऊपर हो जाएगा 3 × 6 18, नीचे हो जाएगा 12 - 6 6, तो 18/6 विल बी इक्वल्स टू 3। तो जब आप r इक्वल्स टू 6 सब्स्टिट्यूट करोगे तो k की वैल्यू आपको मिलेगी 3, एंड सो ऑन। जब आप 8, 9, 10 सब्स्टिट्यूट करोगे r की वैल्यूज तो आपको k की वैल्यूज मिलेंगी 6, 9 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। तो जैसे ही आप r की ये वैल्यूज रख रहे हो तो आपको k की ये वैल्यूज मिल रही हैं। तो 12C r क्या हो जाएगा, 12C r की वैल्यूज क्या हो जाएंगी। सबसे पहले जब आप r की जगह पे 3 रख रहे हो तो 12C3 की वैल्यू जाएगी 220, फिर उसी तरह से 6 रखोगे, 8 रखोगे, 9 रखोगे और 10 रखोगे तो 12CR की ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब 12CR की ये वैल्यूज आ गई, हमें जो कांस्टेंट टर्म गिवन था वो किस फॉर्म में गिवन था, 2 की पावर 8 इंटू एल के फॉर्म में, वेयर एल इज एन ऑड इंटीजर। तो 2 की पावर 8 मुझे कब कब मिलेगी, तो जब मैं k की वैल्यू 3 और 6 सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब 3 और 6 कब मिल रही है, जब मैं r की जगह पे 6 और 8 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो जब मैं r की जगह पे 6 और k की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे यहां से इस पूरा एक्सपेंशन से 2 की पावर 8 पूरी कंप्लीट पावर्स मिल जाएंगी, और जो हमारा l आएगा वो आपका एक ऑड इंटीजर हो जाएगा। और जब मैं r की जगह पे 8 और k की जगह पे 6 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तब जाके मुझे इस एक्सपेंशन के कांस्टेंट टर्म से 2 की पावर 8 कंप्लीट मिल जाएंगी। तो हमें 2 की पावर 8 इंटू एल के फॉर्म में कितने टर्म्स मिल रहे हैं, 2 टर्म्स मिल रहे हैं जब हम लोग k की जगह पे 3 और 6 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स k बताना था, जिनकी वजह से हमें इसके कांस्टेंट टर्म में 2 की पावर 8 कंप्लीटली मिल जाए बाहर। तो k की किन वैल्यूज के लिए हमारा 2 की पावर 8 कंप्लीटली बाहर मिल रहा है, 3 और 6 के लिए। सो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k विल बी 2। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इन दी सेट सच दैट z इज इक्वल टू a प्लस ib, वेयर a एंड b आर बिलोंगिंग इंटीजर, जहां पे मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 + 2i जो है वो 1 से 4 के बीच में लाई करेगा। सो इसको क्या करते हैं, इसको इनइक्वालिटी के थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, डायग्रामेटिकली ये जो आपकी इनइक्वालिटी है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर है आपका 3, -2, 3, -2 और जो कि इसका रेडियस है आपका 2, उससे अंदर का एरिया आपको लेना। और इस वाले की बात अगर मैं करता हूं तो इसका मतलब है हम लोग को एक सेंटर सेम लेना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेना है जिसका सेंटर 3, -2 होगा, उसका रेडियस 1 होगा और उससे बाहर का एरिया हम लोग को लेना है। सो बेसिकली इस सर्कल और इस सर्कल के बीच का जो कॉमन एरिया आएगा हम लोग को वो लेना है। ध्यान से देखिए डायग्राम की अगर मैं बात करता हूं तो डायग्राम देखिए कैसा बनेगा। दोनों सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हैं, दोनों का सेंटर हो जाएगा 3, -2, एक का रेडियस है 1 और एक का रेडियस है 4, 4 वाले से अंदर का और 1 वाले से बाहर का एरिया, यानी कि ये वाले एन्युलस का एरिया हम लोग को बताना है। तो एरिया नहीं बताना, बेसिकली हमें वो सारे पॉइंट्स बताने हैं जो कि a, b के फॉर्म में होंगे, जहां पे a और b दोनों कैसे हो जाएंगे, इंटीजर्स। सो बेसिकली अगर हम लोग z की जगह पे, z जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था वो क्या था, a प्लस ib, तो a को हम लोग क्या लेंगे रियल पार्ट के साथ, तो हो जाएगा a - 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका जो आपका b था, b वाला जो i वाला पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट था, उसको 2i के साथ ऐड कराएंगे तो हो जाएगा b + 2। अब अगर मैग्नीट्यूड है तो क्या हो जाएगा √a - 3 का होल स्क्वायर प्लस b + 2 का होल स्क्वायर। ये पूरी इनइक्वालिटी आपकी पॉजिटिव है, तो अगर इस पूरी इनइक्वालिटी में स्क्वायर करा देंगे तो इस तरफ हो जाएगा 1 और इस तरफ हो जाएगा आपका 16 और यहाँ से √ रिमूव हो जाएगा। अब a और b की ऐसी सूटेबल वैल्यूज रखिए जो कि 1 से 16 के बीच में लाई करें। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी हैं, ध्यान से देखिएगा। ये सारी वैल्यूज हमेशा इस पूरी इनइक्वालिटी पे सेटिस्फाई करेगी। 0, +-2, +-2, 0, ये वाली, ये एंड सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज आएंगी दैट विल सेटिस्फाई इन दिस इनइक्वालिटी। तो ये a और b की ऐसी इंटीग्रल वैल्यूज हैं जो कि इस इनइक्वालिटी पे हमेशा सेटिस्फाई करेंगी। तो आप इजीली अपने फिंगर्स पे काउंट करके निकाल सकते होगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो यहाँ से पता लगेगा कि जो जितने भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं टोटल, दीज विल बी इक्वल्स टू 40। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे इन द सेट S वो हो जाएंगे आपके टोटल 40। सो आवर आंसर विल बी 40। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। सो इस क्वेश्चन में हमें 2 लाइंस गिवन है, बताया गया दैट दीज 2 लाइंस आर नॉर्मल टू अ सर्कल C। ये सर्कल है हमारा जिसका सेंटर है h, k और रेडियस है r यूनिट। अब कह रहा है अगर ये लाइन टेंजेंट है उसी सर्कल C पे तो वैल्यू बताइए 5h - 8k का होल स्क्वायर प्लस 5r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अगर ये दोनों नॉर्मल्स हैं एक सेम सर्कल पे, तो मैंने कहा मान लिया सर्कल है, ये एक नॉर्मल है। अब हम लोग को पता है जो नॉर्मल होती है वो सर्कल के सेंटर से पास होती है, ये दूसरी नॉर्मल है। अगर इस तरह से पास करेगी इसका मतलब है इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल C। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, तो नॉर्मल सा एक आपकी ये, एक आपकी ये, सेंटर ऑफ द सर्कल इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल, जैसे कि मैंने पीछे बताया। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे इजीली आप निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा आपका 8√7/3 √11 प्लस 5√7/3 के बराबर। सो दिस इज द सेंटर। अब टेंजेंट की बात करते हैं, टेंजेंट हमें गिवन थी इस फॉर्म में, ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन थी जो कि सर्कल C पे हो रही थी। अब ये अगर हमारा सर्कल है और ये हमारी टेंजेंट है,
तो मैंने कहा सर्कल के सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होगा, टेंजेंट का डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस। तो वही बात होगी यहाँ पे, रेडियस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेंटर, दैट इज 4√7/5। तो अगर आप सेंटर, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, जब आप उससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी, जब आप इससे इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस। तो जब आप इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 4√7/5 के बराबर। दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑल्सो। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, 5h - 8k का होल स्क्वायर प्लस 5r²। तो अगर आप h की वैल्यू यहां पर रिप्लेस करेंगे 8√7/3 माइनस 8k, k की वैल्यू क्या, √11 प्लस 5√7/3 है ना। यहाँ पे k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, इसका स्क्वायर करिए, प्लस 5r²। r² की वैल्यू इजीली निकाली जा सकती है, 16 × 7/5। तो 16 × 7/5 × 5 करेंगे तो बचेगा 16 × 7, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जो भी आएगी, उसका सम आ जाएगा आपका 816 के बराबर। सो आवर आंसर विल बी 816।